हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल आरके नॉवल पॉडकास्ट। डिस्क्लेमर, ये स्टोरी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटना, स्थान लेखक द्वारा लिखी गई लिखकीय कल्पना है और इसे गंभीरता से न लें। धन्यवाद। और आप लोग को कोई भी सवाल पूछना हो तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, क्योंकि एपिसोड सबसे पहले वही आता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड 41 अर्नव स्ट्रेंथ। मिस्टर भावेश, अगर आपका सिटी बैंक में कोई जानकार हो तो मेरा सिटी बैंक में एक कर्ज खाता खुलवाना है, खुलवा देंगे? अर्नव की बात सुनने के बाद भावेश तुरंत कहता है, जी जरूर, सिटी बैंक के मैनेजर से मेरी थोड़ी जान पहचान है। मैं आपका खाता तो खुलवा दूंगा, साइन करने के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा। मैनेजर भावेश की बात सुन अर्नव कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे एड्रेस भेज देना, मैं साइन करने के लिए चला जाऊंगा। इतना कहने के बाद अर्नव सीधा चोपड़ा विला पहुंच जाता है। वहां पर मौजूद रवि, रंजीत और बसंत तीनों ने अपना अपना काम कर लिया था। अब अर्नव चौधरी ग्रुप के खिलाफ खुली लड़ाई छेड़ सकता था। विला पहुंचने के बाद अर्नव देखता है कि वसंत ने 3 अरब के 3 अरब चौधरी परिवार की कंपनी के अंदर निवेश कर दिए हैं। अब अर्नव को सिर्फ एक ऑर्डर देना था और 3 अरब के 3 अब सीधे निकाल लिए जाएंगे। लेकिन उसके लिए अर्नव कल तक का इंतजार करने वाला था। अर्नव जैसे ही समय देखता है तो वह तुरंत सागर को ऑर्डर देते हुए कहता है, सागर गाड़ी निकालो, हमें कॉलेज चलना है। अर्नव का ऑर्डर सुन सागर तुरंत गाड़ी निकाल लेता है। वही अर्नव को आज सारा काम करने में लगभग आधा दिन बीत गया था और इस समय लगभग कॉलेज की छुट्टी होने वाली थी। अर्नव जब तक कॉलेज पहुंचता है तब तक कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी और स्टूडेंट कॉलेज से बाहर निकल रहे थे। अर्नव गाड़ी से बाहर निकलकर कॉलेज के बाहर में गेट पर ही अपनी बहन सलोनी का इंतजार करने लगता है। अर्नव काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव था, जिस वजह से ना चाहते हुए भी लगभग सभी का ध्यान उस पर चला जाता है। तभी अर्नव देखता है कि उसकी बहन स्कूटी लिए कॉलेज से बाहर आ रही है। लेकिन अर्नव ये देखकर हैरान था कि उसकी बहन के पीछे 3 लग्जरी गाड़ियां आ रही है। उनमें से एक गाड़ी की सनरूफ खुली हुई थी और उसके अंदर से एक हैंडसम लड़का बाहर निकले हुए था। उसे लड़के के लंबे बुरे रंग के बाल थे और उसने काफ़ी स्टाइलिश कटिंग करवा रखी थी। उस लड़के के चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी मूंछें आ रखी थी। उस लड़के ने एक ऑरेंज टी शर्ट डाल रखी थी और राइट हैंड में एक अजीब सा चौड़ा बैंड पहन रखा था और टी शर्ट के ऊपर से उसने स्काई ब्लू कलर की शर्ट डाल रखी थी और उसने शर्ट की स्लीव फोल्ड कर रखी थी, जिससे उसकी टी शर्ट की स्लीव दिखाई दे रही थी और लेफ्ट हैंड में चौड़े डायल वाली एनालॉग वॉच डाल रखी थी और उसके कलर करवाए हुए सभी ब्राउन बाल खड़े थे और उस लड़के ने अपने हाथों की उंगलियों में अंगूठी भी पहन रखी थी। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वह लड़का छपरियों की लिस्ट में आता है। वह लड़का अपने अजीब से लहजे में गाड़ी के ऊपर से ही चिल्लाते हुए कहता है, हे ब्यूटीफुल, एक बार स्कूटी रोको तो, हम में कौन से कांटे लगे हैं? एक बार हमसे भी बात कर लो। कब तक यूं स्कूटी पर घूमती रहोगी? एक बार हाँ तो करो, तुम्हें इन गाड़ियों में घुमाता हूँ। वह लड़का इस समय सलोनी को देखते हुए ये सब जोर जोर से कह रहा था। वही अर्नव भी उसे लड़के की आवाज़ को साफ साफ सुन पा रहा था। अर्नव भी समझ गया था कि पहले ही दिन सलोनी के पीछे बहुत से लड़के पड़ गए हैं। अर्नव को पता था कि उसकी बहन काफ़ी सुंदर है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि पहले ही दिन कुछ इस तरह की हरकत कॉलेज में हो जाएगी। हालांकि अर्नव ने सलोनी को कहा था कि अगर कॉलेज में कुछ भी होता है तो वह उसे फ़ोन कर सकती है, लेकिन शायद उसकी बहन से परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने उसको फ़ोन नहीं किया। भाई, कॉलेज के बाकी स्टूडेंट खड़े होकर इस दृश्य को देख रहे थे। वह लड़का कुछ इसी तरह के और कभी कभी घटिया कमेंट्स भी सलोनी पर पास कर रहा था, जिस वजह से अब अर्नव को उस लड़के पर गुस्सा आ रहा था। अर्नव अपने राइट हैंड को उठाते हुए अपनी गर्दन को पीछे से रगड़ने लग जाता है। हालांकि मेडिटेशन करके अर्नव ने अपने टेम्पर को काफ़ी बैलेंस कर लिया था, लेकिन अर्नव का भी एक वीक पॉइंट था और एक वह था उसकी फैमिली, और ख़ास करके उसकी माँ और उसकी छोटी बहन। अगर उन्हें हल्का सा भी कुछ हो जाता है तो अर्नव अपने उस रूप में आ सकता था जिसको आचार्य इंद्र ने फुल पोटेंशियल पर पहुंचा दिया था। अर्नव एक फाइटर ही नहीं बल्कि उससे भी ऊपर की चीज़ था। अर्नव ने जेल में प्राचीन मार्शल आर्ट और विधाओं के साथ साथ बहुत सी सिद्धियां भी हासिल की थी और उन ताकतों में से अर्नव ने अब तक एक भी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर जेल जाने से पहले अर्नव को कोई इस तरह की बातें बताता तो अर्नव उसे काल्पनिक बता देता और उस इंसान को पागल समझता। अर्नव को पहले इन सभी चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन आज वह उस तरह की शक्तियों का खुद भी स्वामी था। अर्नव अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके ही एक ह्यूमन को सपास करके सुपर ह्यूमन बन चुका था, लेकिन अर्नव अपनी उन शक्तियों का भी इस्तेमाल कर ले तो वह सुपर ह्यूमन को भी सपास करके डिवाइन यानी कि दिव्य पुरुष बन सकता था।
हालांकि अर्नव को उसके आचार्य इंद्र ने बताया था कि सिर्फ अकेला वही ही इन दिव्य शक्तियों को नहीं जानता। ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो इस समय अपने पीक पर हैं, और वह इतने ज़्यादा ताकतवर है कि उनके सामने शायद अर्नव 1 मिनट भी ना टिक पाए। उस सनरूफ से निकले हुए लड़के को देखते हुए अर्नव अपनी मुट्ठी कस लेता है, जिस वजह से उसके हाथ की नस फूल गई थी और वह साफ साफ देखी जा सकती थी। अर्नव के चेहरे का लुक एकदम सीरियस हो गया था। अर्नव की शांत आंखें जो पहले किसी गहरे समंदर की तरह शांत लग रही थी, अब उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल उस समंदर में समुद्री तूफान आ सकता है। सागर भी इस समय गाड़ी से बाहर निकला हुआ था और वह जैसे ही अर्नव को देखता है तो वह एकदम सहम जाता है, क्योंकि अर्नव की आईब्रो इस समय सिकुड़कर बिल्कुल करीब आ चुकी थी और उसकी आंखें इस समय किसी खूंखार जानवर के जैसी लग रही थी। इस समय अर्नव की आंखें रंजीत राणा की गोरिल्ला के जैसी आंखों से भी ज़्यादा भयानक लग रही थी। उसकी आंखें एक ऐसे शिकारी के जैसी लग रही थी जो पल भर में किसी को भी फाड़ कर खा जाए। अर्नव तुरंत अपने कदम आगे बढ़ाता है। अर्नव इस समय अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के पूरे पीक पर आ चुका था, जिस वजह से अर्नव जैसे ही अपना कदम आगे रखता है तो कंक्रीट जमीन में दरारें आ गई थी। सागर जब जमीन को देखता है तो उसका गला सूख गया था। वह भले ही कम समय के लिए अर्नव के साथ रहा था, लेकिन उसे पता था कि अर्नव बहुत ही शांत और सुलझा हुआ इंसान है और उसे बहुत जल्दी ज़्यादा गुस्सा नहीं आता। वह ये देखकर हैरान था, क्योंकि अर्नव को इस समय जितना गुस्सा आ रहा है उतना गुस्सा तो उसे नकुल प्रताप पर भी नहीं आया था। और यह नकुल प्रताप वही है, वसंत भाई का सगा छोटा भाई, जिसने रंजीत राणा के बारे में उल्टा सीधा कहा था। अर्नव अपने कदम आगे बढ़ता ही जा रहा था, जिस वजह से जमीन में बार बार छोटी छोटी दरारें दिखाई दे रही थी। हालांकि ये दरारें बहुत ही पतली पतली थी और यह सिर्फ अर्नव के पैर के 1 फीट की दूरी पर ही फैल रही थी, लेकिन ये दरारें ही अर्नव की ताकत को साबित करने के लिए पर्याप्त थी कि अर्नव कितना ज़्यादा ताकतवर है, जो सिर्फ अपने पैर रखने से ही जमीन में दरारें ला दे। वह लड़का जिस गाड़ी के अंदर से बाहर निकला हुआ था वह नीले रंग की BMW 520D कार थी और उसे गाड़ी के पीछे 2 ऑडी चल रही थी। उस BMW की ऑन रोड कीमत लगभग 70 लाख थी और उसके पीछे चलने वाली दोनों कारों की कीमत 50 लाख से ज़्यादा थी। पीछे चलने वाली दोनों कार उस छपरी लड़के के दोस्तों की थी। अर्नव उन्हें देखकर इतना तो समझ गया था कि यह ग्रुप अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादों का है। उन तीनों की गाड़ी ज़्यादा तेज नहीं थी, वह तीनों गाड़ी यही कोई 30 से 40 की स्पीड पर चल रही थी। अचानक से सलोनी देखती है कि आगे से उसका भाई चलता हुआ आ रहा है और उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा है। सलोनी समझ गई थी कि उसके भाई ने पीछे मौजूद लड़कों की बात सुन ली है, लेकिन अब वह नहीं चाहती थी कि उसके भाई को दोबारा से कोई तकलीफ हो। पहले ही उसका भाई 2 सालों के लिए जेल जाकर आ चुका है। सलोनी अपनी स्कूटी रोककर अपने भाई से कुछ कहती उससे पहले कि अर्नव उसकी स्कूटी को पार करते हुए निकल चुका था। वही वह लड़का अभी भी सलोनी पर कमेंट पास कर रहा था, लेकिन जब वह देखता है कि आगे से एक लड़का उसी की गाड़ी की तरफ चलता हुआ आ रहा है तो वह चिल्लाते हुए कहता है, अबे गधे की औलाद, तुझे मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली है क्या? जा किसी और की गाड़ी के नीचे आकर मर, सामने तो उड़ा दूंगा। लेकिन उस लड़के की बात सुनने के बाद अर्नव आगे से बिल्कुल नहीं हटता, बल्कि जैसे ही उसकी गाड़ी अर्नव के पास आती है तो अर्नव अपना हाथ उठाकर सीधा उस गाड़ी के बोनट पर जोरदार मुक्का मार देता है। अर्नव के मुक्के में इतनी ताकत थी कि गाड़ी एक झटके में रुक गई थी और उसका पूरा बोनट अंदर की तरफ बैठ गया था। शायद अर्नव के मुक्के से गाड़ी के बोनट के नीचे मौजूद पार्ट्स भी डिस्ट्रॉय हो गए थे। अर्नव के पंच में इतनी ताकत थी कि गाड़ी का फ्रंट पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। गाड़ी के फ्रंट के डिस्ट्रॉय होने की वजह से गाड़ी के बोनट से धुआं भी निकलने लग गया था। वह लड़का जैसे ही गाड़ी के बोनट से धुआं निकलते हुए देखता है तो वह तुरंत सनरूफ के ऊपर से ही निकलकर गाड़ी के ऊपर से कूद जाता है और ड्राइवर भी गाड़ी से बाहर आ जाता है। इस समय उस छपरी लड़के की आंखें हैरानी में उसके सॉकेट से बाहर आने को हो गई थी, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि सामने वाले के एक मुक्के से उसकी गाड़ी का ये हाल हो जाएगा। पहले तो उसे अर्नव कोई पागल लग रहा था जो उसकी गाड़ी के सामने आ रहा था, लेकिन अर्नव की इतनी खतरनाक स्ट्रेंथ को देखकर अब वह लड़का अर्नव के पास जाने से बहुत डर रहा था। वहां पर मौजूद सभी स्टूडेंट ये देखकर हैरान थे कि कोई इंसान इतना ज़्यादा पावरफुल भी हो सकता है, जो एक गाड़ी को सिर्फ अपने एक पंच से इतना डैमेज कर सकता है। उन्हें अर्नव कोई इंसान नहीं बल्कि सुपरमैन लग रहा था। वहीं उन सभी से उल्टा सलोनी का मुंह हैरानी में खुला हुआ था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका भाई इतना ज़्यादा पावरफुल है, जो सिर्फ अपने एक मुक्के से एक गाड़ी तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वही अर्नव उस छपरी लड़के की गाड़ी को बर्बाद करने के बाद उसकी तरफ अपनी खतरनाक निगाहों से देखते हुए गंभीरता से कहता है, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखा कर, वरना अगली बार यह मुक्का तेरी गाड़ी की जगह तेरे थोबड़े पर पड़ेगा।
जा जल्दी जा, अब उस लड़की से माफ़ी मांग, वरना मेरा दूसरा मुक्का तेरे थोबड़े का नक्शा बिगाड़ने के लिए तैयार है। वह छपरी लड़का जैसे ही अर्नव की खतरनाक आवाज़ को सुनता है तो वह अपने थूक को निगलते हुए अपनी गर्दन हिलता है और तुरंत दौड़ते हुए सलोनी के पास जाता है और उसके पैर पकड़ लेता है। सलोनी भी अब तक अपनी स्कूटी रोककर नीचे उतर चुकी थी। क्या इस लड़के की माफ़ी सुनकर अर्नव और सलोनी इसे माफ़ कर देंगे? आखिर कौन है ये लड़का, या फिर इस लड़के के साथ आएगी अर्नव की जिंदगी में एक और नई मुसीबत? एपिसोड 42 नारा फैमिली यंग मास्टर। वही अर्नव उस छपरी लड़के की गाड़ी को बर्बाद करने के बाद उसकी तरफ अपनी खतरनाक निगाहों से देखते हुए गंभीरता से कहता है, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखा कर, वरना अगली बार यह मुक्का तेरी गाड़ी की जगह तेरे थोबड़े पर पड़ेगा। जा जल्दी जा, अब उस लड़की से माफ़ी मांग, वरना मेरा दूसरा मुक्का तेरे थोबड़े का नक्शा बिगाड़ने के लिए तैयार है। वह छपरी लड़का जैसे ही अर्नव की खतरनाक आवाज़ को सुनता है तो वह अपने थूक को निगलते हुए अपनी गर्दन हिलता है और तुरंत दौड़ते हुए सलोनी के पास जाता है और उसके पैर पकड़ लेता है। सलोनी भी अब तक अपनी स्कूटी रोककर नीचे उतर चुकी थी। वह लड़का तुरंत सलोनी के दोनों पैरों को जोर से पकड़ लेता है और लगभग अपनी जान की भीख मांगते हुए कहता है, बहन मुझे माफ़ कर दो, मुझे आपसे इस तरह से बातें नहीं करनी थी। प्लीज़ बहन, मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ बहन, सर से बोलो ना कि मुझे जाने दे। मैं आगे से कभी भी आपसे कुछ नहीं कहूँगा। उस लड़के को इतनी बुरी तरह से अपने पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते देखकर सलोनी हैरान थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह लड़का जो कब से उसके ऊपर अलग अलग और गंदे गंदे कमेंट पास कर रहा था, वह सिर्फ उसके भाई की आवाज़ को सुनकर कुछ इस तरह से रिएक्ट करेगा। लेकिन सलोनी को पता था कि यह लड़का इस समय उसके भाई से काफ़ी ज़्यादा डर चुका है, और वैसे भी यहाँ पर अगर और कोई भी होता तो वह भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता, क्योंकि अर्नव ने जिस ताकत के साथ इतनी ब्रांडेड गाड़ी के फ्रंट को कचरे में बदल दिया था, इसे देखकर कोई भी डर सकता था। वही सलोनी भी अर्नव की इतनी खतरनाक ताकत से काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। वह सोच रही थी कि जेल से आने के बाद सच में उसका भाई काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया है, जिसने सिर्फ अपने एक मुक्के से ही गाड़ी के फ्रंट का पूरा नक्शा बिगाड़ दिया था। लेकिन वह खुश भी थी कि उसका साथ देने के लिए उसका भाई है, और वह भी इतना ज़्यादा ताकतवर। उस छपरी लड़के को बार बार गिड़गिड़ाते देखकर अब सलोनी भी तंग आ गई थी। इसीलिए वह उस लड़के से अपने पर छुड़ाते हुए कहती है, ठीक है, बस अब रुक जाओ। मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन आगे से कभी भी किसी भी लड़की को इस तरह से परेशान बिल्कुल मत करना। सलोनी की बात सुनकर वह लड़का तुरंत अपनी गर्दन हिलाते हुए कहता है, जी बहन, मैं आगे से कभी भी किसी भी लड़की को इस तरह से परेशान नहीं करूँगा। अर्नव जब ये देखता है कि उसकी बहन ने उस लड़के को माफ़ कर दिया है तो वह भी उस लड़के को ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी बहन के पास जाता है और उसके सर को सहलाते हुए कहता है, छोटी स्कूटी को यही छोड़ दे, बाहर एक गाड़ी खड़ी है, तू जाकर उसमें बैठ, मैं थोड़ी देर में आया। इस समय सलोनी अर्नव की बात ना मानकर उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, इसीलिए वह अपनी गर्दन हिलाते हुए कहती है, जी भाई। इतना कहकर सलोनी तुरंत स्कूटी को वहीं पर छोड़कर पैदल ही कॉलेज से बाहर जाने लगती है। वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट ने अभी थोड़ी देर पहले हुए इस दृश्य को देखा था, इसीलिए वह तुरंत सलोनी के लिए रास्ता छोड़ देते हैं। उनमें से कोई भी नहीं चाहता था कि सामने मौजूद लड़के का गुस्सा उनमें से किसी पर निकले। पहले तो सभी यही सोच रहे थे कि सामने मौजूद लड़का सलोनी का बॉयफ्रेंड होगा, लेकिन जब सलोनी ने अर्नव को भाई कहा तब जाकर सभी को पता चला था कि यह खतरनाक लड़का इस खूबसूरत लड़की का भाई है। वही कॉलेज की लड़कियां अर्नव की फिटनेस और उसके लुक को देखकर उसके ऊपर दीवानी हुई जा रही थी। वही लड़के भी अर्नव की फिटनेस और उसके लुक से इम्प्रेस हो गए थे। अब सभी लड़के अर्नव के जैसी ही फिटनेस चाहते थे। वह सभी लड़के भी अर्नव के जैसी फिटनेस प्रकार सभी लड़कियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते थे। वहीं कुछ लड़के तो इस समय अर्नव को देखकर गुस्सा हुए जा रहे थे, लेकिन उनमें से किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इस समय अर्नव के पास जाकर उसे कुछ कह सकें। और वह सभी गुस्सा इसलिए थे क्योंकि उन लड़कों की गर्लफ्रेंड इस समय अर्नव को ऐसे देख रही थी जैसे वह उनके सपनों का राजकुमार हो, जिस वजह से वह सभी लड़के अर्नव पर गुस्सा हो रहे थे, लेकिन कोई भी उसे कुछ नहीं कह रहा था। वही सलोनी के जाने के बाद अर्नव उस लड़के के चेहरे को पकड़ते हुए ऊपर उठाता है और उस लड़के के चेहरे को हल्का प्रेस करते हुए अपनी खतरनाक लेकिन गंभीर आवाज़ में उसे लड़के से कहता है, अगर आगे से कभी भी तो मुझे मेरी बहन के आसपास भी दिखाई दिया ना तो तुझे धरती से ऐसे गायब करूंगा कि कोई भी तुझे ढूंढ नहीं पाएगा, समझ गया? और कहीं तू अगर यह सोच रहा है कि इस समय यहाँ से बचकर अपने परिवार की मदद ले लेगा तो इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दे, क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू किस परिवार से है और वह परिवार कितना ताकतवर है। बस मैं तुझे इतना कहना चाहता हूँ, अगर मेरे या फिर मेरी बहन के आसपास भी अगर तू दिखाई दिया तो तुझे वही की वही खत्म कर दूंगा। इतना कहने के बाद अर्नव उस लड़के के चेहरे को छोड़कर हल्का धक्का दे देता है
जिस वजह से वह लड़का लड़खड़ाते हुए पीछे जमीन पर गिर जाता है। इस समय उस लड़के ने अपनी मौत को काफी करीब से देखा था, जिस वजह से उसके माथे से पसीना टपक रहा था। उसकी आंखों में इस समय अर्नव के लिए डर दिखाई दे रहा था। उस लड़के को अर्नव की आवाज़ से ही पता चल गया था कि अर्नव जो कह रहा है वह उसे करने की ताकत भी रखता है। वहीं आसपास के स्टूडेंट्स ने भी अर्नव की आवाज़ को साफ साफ सुना था, जिस वजह से कहीं ना कहीं उन सभी की रीढ़ की हड्डी में भी ठंडक फैल गई थी। वही उसे लड़के से इतना कहने के बाद अर्नव भी पलटते हुए वहां से जाने लगता है। सभी स्टूडेंट तुरंत अर्नव के लिए रास्ता छोड़ने लग गए थे। इस समय अर्नव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक राजा अपनी प्रजा के बीच में से होते हुए गुजर रहा है। वही वह लड़का जमीन पर गिरा हुआ सिर्फ अर्नव को पीछे से जाते हुए देखता रहता है। उसे इस समय अर्नव के जाते हुए की बैक ऐसी लग रही थी जैसे एक माफिया बॉस जा रहा हो। अर्नव की बैक उसे इस समय एक डेमन की बैक लग रही थी। अर्नव को जाते हुए देखकर उस लड़के के मुंह से अनायास ही निकल जाता है, यह एक डेमन है, डेमन। बहुत से स्टूडेंट ने उस छपरी लड़के की बात सुन ली थी, इसीलिए उन सभी का भी यही मानना था कि अर्नव एक डेमन है, क्योंकि अर्नव ने जिस तरह की ताकत शो की थी वह एक इंसान के पास होनी लगभग नामुमकिन है। हालांकि यह नाम अर्नव को संबोधित करने का एक नाम बन गया था, क्योंकि किसी को भी अर्नव का रियल नाम नहीं पता था, इसीलिए सभी लोग अर्नव को अब डेमन कहकर संबोधित कर रहे थे। कुछ लड़कियां तो इस समय डेमन नाम के साथ ही फ्लर्ट करती हुई कह रही थी, हाय मेरा डेमन कितना हैंडसम है, और उसकी ताकत, हाय मैं तो उसकी बाहों में गिर जाऊं। डेमन तेरा कैसे हुआ, डेमन सिर्फ मेरा है, तू जैसी को तो डेमन देखे भी ना। इसी तरह सभी लड़कियां एक दूसरे से बातें कर रही थी और आपस में एक दूसरे से लड़ रही थी। कहीं लड़के भी अर्नव की बात करते हुए कह रहे थे, यार तूने डेमन की फिजिक्स देखी, वह सच में किसी बॉलीवुड हीरो के जैसा लग रहा था। अरे ये बॉलीवुड हीरो तो उसके सामने कुछ नहीं है, वह एक रियल लाइफ हीरो है। ब्रो तूने देखा नहीं उसने कैसे एक पंच में गाड़ी का कबाड़ा बना डाला। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस समय किसी मूवी की शूटिंग देख रहा हूँ। ब्रो कुछ भी बोलो, डेमन का चलने का स्टाइल, एटीट्यूड, बोलने का तरीका सब एकदम जहर है। और मुझे तो सबसे गदर उसका उसकी बहन को प्रोटेक्ट करने वाला सीन लगा। तू सही कह रहा है ब्रो, उसका एटीट्यूड एक अलग ही लेवल का था। और डेमन की ताकत को देखकर अब कोई भी लड़का उसकी बहन की तरफ देखेगी भी नहीं। ब्रा हमारे कॉलेज में भी तो मार्शल आर्ट क्लब में बहुत से ताकतवर स्टूडेंट है, क्या डेमन उन सभी से भी ताकतवर है? कुछ इस तरह की ही बातें सभी लड़कों और लड़कियों में हो रही थी। लड़कियां उसके पास इतना प्रोटेक्टेड भाई देखकर उससे जल रही थी, और लड़कों की बातें तो अलग ही लेवल पर हो रही थी। वही अर्नव का गुस्सा अब थोड़ा काम हुआ था। अर्नव देखता है कि उसकी बहन कॉलेज के में गेट पर बड़ी शांति से खड़ी है, लेकिन इस समय उसके आसपास कोई भी लड़का या फिर लड़की मौजूद नहीं थी। वहीं अर्नव अपनी बहन के पास आता है और उसे कहता है, तुम यहाँ पर खड़ी क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें गाड़ी में बैठने को कहा था। अर्नव की बात सुनने के बाद सलोनी अर्नव की तरफ देखते हुए बड़ी ही धीमी आवाज में कहती है, भाई मुझे नहीं पता था किस गाड़ी में बैठना है, इसीलिए मैं यहाँ पर रुक गई। सलोनी की बात सुनने के बाद अर्नव भी इधर उधर देखता है तो वहाँ पर बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी थी, लेकिन अर्नव को पता था कि उसकी गाड़ी कहाँ पर खड़ी है। अर्नव तुरंत अपनी मर्सिडीज ए क्लास लिमोजिन की तरफ देखता है, जिसकी ड्राइवर साइड सागर निकलकर खड़ा था। अर्नव सागर की तरफ देखते हुए थोड़ा तेज आवाज में उसे कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर सलोनी खड़ी है? तो तुम गाड़ी इधर नहीं लेकर आ सकते? वहाँ पर खड़े क्या धूप सेक रहे हो? सलोनी के वहाँ पर खड़े रहने की वजह से पहले ही सभी का ध्यान उस पर था, लेकिन अर्नव की तेज आवाज में दोबारा से सभी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। सभी लोग दोबारा से सलोनी के पास अर्नव को खड़ा देखकर अपना एक एक कदम पीछे कर लेते हैं। वही सागर तुरंत अर्नव की बात सुनकर गाड़ी में बैठता है और गाड़ी को स्टार्ट करते हुए अर्नव के पास लेकर आता है। वहां पर मौजूद सभी लोग इतनी महंगी गाड़ी को देखकर हैरान थे। तभी उनमें से एक लड़का गाड़ी का नाम लेते हुए कहता है, ओएमजी ये तो मर्सिडीज ए क्लास लिमोजिन लिमिटेड एडिशन है। भले ही यह गाड़ी 57 लाख की है, लेकिन ये गाड़ी स्पोर्ट्स और लग्जरी का मिक्स है, और इस गाड़ी में बहुत से कस्टमाइजेशन भी हो रखे हैं, जिससे ये गाड़ी लगभग 70 लाख की है। मतलब हम अब तक जिस लड़की को उसकी स्कूटी से मिडिल क्लास का समझ रहे थे, वह लड़की मिडिल क्लास से न होकर बल्कि एक रिच फैमिली से है। उस लड़के की बात सुन उसके पास मौजूद दूसरा लड़का सामने मौजूद गाड़ी को देखते हुए उस लड़के से पूछता है, भाई अगर ये लड़का और लड़की रिच फैमिली से है तो ये किस फैमिली से होंगे? क्योंकि इस लड़की का एडमिशन हमारी ही क्लास में हुआ है और इस लड़की का सरनेम सिंह है। आखिर हरियाणा में कौन सी सिंह फैमिली आ गई जो इतनी ताकतवर है कि नारा फैमिली के यंग मास्टर वासु नारा को धमका सकती है? वासु नारा को धमकाना मतलब पूरी नारा फैमिली को नाराज करना,
क्या सच में हरियाणा में कोई ऐसी फैमिली है जो नारा फैमिली को धमका सकती है? भाई मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो लगता है इस लड़के ने जोश जोश में आकर कोई बड़ा ही गलत फैसला उठा लिया। अब इसको और इसकी फैमिली को नारा फैमिली का गुस्सा झेलना पड़ेगा। इस लड़के की बात सुन तीसरा लड़का भी एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, भाई कुछ कहो, इस लड़के में हिम्मत और ताकत कूट कूट कर भरी हुई है, जो इसने सिर्फ अपने एक मुक्के में गाड़ी का चूरमा बना दिया। और रही बात इस लड़के और इसके परिवार की, तो मुझे लगता है कि इस लड़के का परिवार कोई छिपा हुआ परिवार है, जिसके बारे में शायद हमें नहीं पता, लेकिन इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। इस लड़के की बात से सहमति जताते हुए पहले वाला कहता है, तू सही कह रहा है भाई, मुझे भी यही लगता है कि यह बहुत ही ताकतवर फैमिली से आता है, जिसका बैकग्राउंड शायद कोई नहीं जानता। खैर, हमें इसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अब ये लड़ाई इस लड़के और नारा फैमिली के बीच होने वाली है। अर्नव और सलोनी गाड़ी में बैठकर वहां से जा चुके थे, लेकिन अर्नव ने उन लड़कों की बात सुन ली थी और उसे भी पता चल गया था कि अभी उसने जिस लड़के को धमकी दी है वह नारा फैमिली से है। क्या नारा परिवार सच में इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वह अर्नव के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है? क्या नारा परिवार सहगल परिवार से भी ज़्यादा ताकतवर है? आखिर अर्नव नारा परिवार को कैसे जानता है और अब वह क्या करेगा? एपिसोड 43 लव इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। तू सही कह रहा है भाई, मुझे भी यही लगता है कि यह बहुत ही ताकतवर फैमिली से आता है, जिसका बैकग्राउंड शायद कोई नहीं जानता। खैर, हमें इसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अब ये लड़ाई इस लड़के और नारा फैमिली के बीच होने वाली है। अर्नव और सलोनी गाड़ी में बैठकर वहां से जा चुके थे, लेकिन अर्नव ने उन लड़कों की बात सुन ली थी और उसे भी पता चल गया था कि अभी उसने जिस लड़के को धमकी दी है वह नारा फैमिली से है। अर्नव को अपने दादाजी के डॉक्यूमेंट में नारा फैमिली के डॉक्यूमेंट भी मिले थे और उन डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद अर्नव को पता चला था उसके पास नारा फैमिली के बिजनेस के सिर्फ 20% शेयर थे, लेकिन नारा फैमिली के इलीगल बिजनेस में उसके दादाजी की 70% हिस्सेदारी थी। भले ही नारा फैमिली का बिजनेस बहुत छोटा दिखाया जा रहा है, लेकिन उसके इलीगल बिजनेस की वजह से नारा फैमिली हरियाणा के टॉप 5 परिवारों से भी ज़्यादा अमीर थी। नारा फैमिली का इलीगल बिजनेस हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और एक दो दूसरे देशों में भी है, जिस वजह से शायद हरियाणा के टॉप 2 परिवारों की नेटवर्थ मिला दी जाए तो भी नारा परिवार की नेटवर्थ उनसे ज़्यादा बनती है। हरियाणा के टॉप 5 परिवारों में भले ही सहगल परिवार का नाम शामिल है, लेकिन सहगल परिवार भी हरियाणा के टॉप के 2 परिवारों के जितना अमीर नहीं है। हरियाणा के टॉप 2 फैमिली कोहली फैमिली और मलिक फैमिली है, और इन दोनों में से भी मलिक फैमिली टॉप पर है। हालांकि हरियाणा में ऐसे भी बहुत से परिवार हैं जो छुपकर अपना बिजनेस कर रहे हैं और शायद इन परिवारों से भी ज़्यादा ताकतवर है। और हरियाणा के दूसरे बड़े बड़े परिवार या तो हरियाणा के अलावा दूसरी स्टेट या फिर दूसरी कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं। उन परिवारों का भी नाम और रुतबा काफ़ी बड़ा है। हरियाणा के टॉप 5 फैमिली की लिस्ट कुछ इस तरह से है: मालिक फैमिली, कोहली फैमिली, फोगट फैमिली, सहगल फैमिली एंड हुडा फैमिली। इन पांचों फैमिली में से कोहली फैमिली और सहगल फैमिली हरियाणा की नहीं थी, यह बाहर से आकर यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। लेकिन इन दोनों परिवारों ने काफ़ी मेहनत करके हरियाणा की टॉप 5 फैमिली में अपना नाम लिखवाया था, और आज ये हरियाणा के टॉप 5 फैमिली में से एक हैं। सहगल फैमिली और कोहली फैमिली दोनों पंजाब से थी, और यह पंजाब से हरियाणा में शिफ्ट हुए थे, और आज ये दोनों फैमिली हरियाणा की टॉप 5 फैमिली में से एक हैं। हालांकि हरियाणा में अभी भी ऐसी बहुत सी फैमिली है जो बिजनेस और ताकत में इन पांचों फैमिली को टक्कर दे सकती हैं। इसी वजह से वह स्टूडेंट अर्नव को किसी छिपी हुई फैमिली से मान रहे थे, और इन्हीं फैमिली में से एक थी नारा फैमिली, जो पैसों के मामले में सहगल परिवार से बहुत आगे थी। जहां अर्नव इस समय गाड़ी में बैठा नारा फैमिली के बारे में सोच रहा था, वहीं उसके बगल में बैठी सलोनी चुपके चुपके अर्नव को देख रही थी। वह इस समय अपने भाई को देखते हुए सिर्फ ये सोच रही थी कि जेल से आने के बाद उसका भाई इतना ज़्यादा कैसे बदल गया, और वह इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हुआ कि उसने सिर्फ अपने एक पंच से ही गाड़ी के बोनट को बुरी तरह से कुचल डाला। लेकिन इस समय वह अपने भाई से कुछ नहीं पहुंचती और अर्नव से कुछ भी पूछने से रुक जाती है। वह सोचती है शायद उसका भाई अभी भी गुस्से में है और शायद उसी की वजह से थोड़ी चिंता में भी है। लेकिन अर्नव की सबसे में चिंता थी नारा परिवार का इलीगल काम। अर्नव को पता था कि उसके पास इलीगल कामों का एक्सपर्ट है, जो था वसंत भाई। अर्नव को भले ही वसंत से ज़्यादा रंजीत पर विश्वास था, लेकिन जहां बात पावर कंटेन और अपने लिंक बनाकर इलीगल काम को करने की आती है, वहां शायद ही रंजीत राणा वसंत भाई के टक्कर का हो। जहां वसंत भाई सभी मामलों को अच्छे से आराम से हैंडल कर सकते थे, वहीं रंजीत राणा सभी पावर्स को अपने नीचे दबने की ताकत रखता था, और रंजीत राणा का यही बेबाक अंदाज ही उसे औरों से अलग और पावरफुल बनाता है।
अर्नव के लिए रंजीत एक ऐसा हथियार था, जहां सभी रास्ते बंद हो जाए तो वहां रंजीत राणा काम कर सकता था। और जब से अर्नव ने रंजीत राणा को खुला छोड़ा है, तब से रंजीत राणा ने बहुत से परिवारों को अपने नीचे दबा दिया है, जिस वजह से अब रंजीत राणा मैटन हिल के साथ साथ पूरे झज्जर का एक जाना माना गैंगस्टर बन गया था। हालांकि ऐसे बहुत से लोग थे जिनका मानना था कि रंजीत राणा को इतना बड़ा गैंगस्टर बनाने में कहीं ना कहीं वसंत भाई का हाथ है, और सभी यह मान रहे थे कि अब शायद वसंत भाई इस गद्दी को रंजीत राणा को देने वाले हैं। लेकिन कोई भी यह अंदाजा नहीं लग पा रहा था कि रंजीत राणा के पीछे वसंत भाई की जगह किसी और का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि सभी का यही मानना था कि अगर झज्जर में किसी की सबसे ज़्यादा चलती है तो वह वसंत भाई है। अर्नव समझ पा रहा था कि उसने एक मैटर को सॉल्व करने से पहले दूसरे मैटर में हाथ डाल दिया है। अर्नव को पता चला था कि जिस लड़के को सभी स्टूडेंट वासु नारा कह रहे थे, वह नारा परिवार का यंग मास्टर है, और अपनी इतनी बेइज्जती होने के बाद वह शांत तो बैठेगी नहीं। वह अपने परिवार को इस बारे में जरूर बताएगा, और जब नारा फैमिली को इस बारे में पता चलेगा तो वह अर्नव के लिए किसी ना किसी तरह से मुसीबत जरूर खड़ी करेंगे। और इस समय अर्नव को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन मैटर्स को एक साथ हैंडल करना था। पहले मैटर तो चौधरी फैमिली का है, दूसरा मैटर अब ये नारा फैमिली का हो गया, और तीसरा और आखिरी मैटर था रंजीत चोपड़ा के मर्डर के इन्वेस्टिगेशन का मामला। अर्नव को रवि से पता चला था कि आज उसकी कंपनी में इन्वेस्टिगेशन टीम आई थी, लेकिन उसके कंपनी में न होने की वजह से अब इन्वेस्टिगेशन टीम उससे मिलने के लिए कल दोबारा से आने वाली है। इन सभी मामलों के बारे में सोचने से अब अर्नव को हल्का हल्का सर में दर्द हो रहा था, लेकिन अब अर्नव को अपनी छोटी बहन सलोनी के साथ साथ अपने मम्मी पापा की भी चिंता हो रही थी। अर्नव चौधरी फैमिली के मामले और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को आराम से हैंडल कर सकता था, लेकिन उसके लिए खतरा और उसके सर में दर्द नारा फैमिली कर सकती है, क्योंकि नारा फैमिली का मोस्टली बिजनेस इलीगल कामों का था। इसलिए उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था कि अपने बिजनेस को बचाने के लिए उन्हें कितने लोगों की जान लेनी पड़े, और उसमें भले ही बच्चे हो, बुजुर्गों हो या फिर महिलाएं हो। इसी कारण से अब अर्नव को अपने परिवार की सेफ्टी के लिए थोड़ा डर लग रहा था। थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद अर्नव फैसला कर लेता है कि वह अब या तो अपनी फैमिली को चोपड़ा विला लेकर आ जाएगा, और अगर उसके मम्मी पापा नहीं मानते हैं तो वह गांव में ही एक अच्छा सा घर बनाकर अपने मम्मी पापा की सिक्योरिटी को बढ़ा देगा। और अर्नव ये भी फैसला लेता है कि सलोनी अब से अकेली स्कूटी पर कॉलेज नहीं जाएगी। भले ही अर्नव ने भी इसी कॉलेज में एडमिशन करवा रखा हो, लेकिन क्या पता उसे कब कॉलेज की छुट्टी करनी पड़ जाए। इसीलिए अब अर्नव सलोनी की भी सिक्योरिटी बढ़ाने वाला था, और उसके लिए अच्छे 2 बॉडीगार्ड को हायर करने वाला था। अर्नव का पहला मन तो यही किया कि वह सागर को ही सलोनी के साथ छोड़ दे, लेकिन अर्नव फिर इस थॉट को अपने दिमाग से निकाल देता है और वह सलोनी की सिक्योरिटी के लिए अच्छे फाइटर ढूंढने का मन बना लेता है। अर्नव जब इन सभी मैटर के बारे में सोच रहा था, तब तक गाड़ी गांव में आकर उसके घर के सामने रुक गई थी। इसके बाद अर्नव और सलोनी दोनों घर के अंदर दाखिल होते हैं। सलोनी और अर्नव को एक साथ घर में आते देखकर उनकी मम्मी मीना तुरंत उनके लिए खाना लगा देती है, और वह जैसे ही अर्नव को देखते हैं तो वह उसे देखकर समझ गई थी कि अर्नव जरूर ही किसी परेशानी में है। तो वह तुरंत अपने बेटे अर्नव के पास जाकर बैठ जाती हैं, और अर्नव के सर को सहलाते हुए बड़े प्यार से पूछती हैं, बेटा क्या हुआ, तू इतना गुमसुम क्यों बैठा है और किस सोच में डूबा हुआ है। अपनी मम्मी के स्पर्श और आवाज़ को सुनकर अर्नव तुरंत वर्तमान में आता है, लेकिन वह अपनी बात बताते हुए अपनी मम्मी को परेशान नहीं करना चाहता था। इसीलिए वह अगले ही पल अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए अपनी मम्मी से कहता है, क्या हुआ मम्मी, आप इस तरह से क्यों बातें कर रही हो। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस थोड़ा बिजनेस की टेंशन में था। अर्नव ने सरासर अपनी मम्मी से झूठ कहा था। वहीं अर्नव की मम्मी भी उसको देखकर समझ गई थी कि अर्नव सच नहीं बोल रहा है, लेकिन वह उसे फोर्स नहीं करती, बस अपने चेहरे पर भी हल्की स्माइल के साथ अर्नव को समझाते हुए कहती है, बेटा मुझे काफ़ी खुशी है कि तू अपने जीवन में प्रगति कर रहा है, लेकिन मैं तुझे बता देती हूँ जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारे जीवन में परेशानियाँ भी उतनी ही आती हैं, क्योंकि वह जो ऊपर बैठा है ना, वह ये देखना चाहता है कि मैंने जिस इंसान को चुना है, क्या वह इन चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ सकता है, क्या मैंने उसको जिस काम के लिए चुना है वह उसके लिए तैयार है या नहीं। इसीलिए तेरे जीवन में चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन अपना धैर्य कभी मत खोना। ये भगवान ने जो हमारे अंदर दिमाग डालकर भेजा है ना, ये हर मुसीबत का हल निकाल सकता है। बस ज़रूरत है तो हमें शांति से एकाग्र करके अपने लक्ष्य के बारे में सोचना। जब तुम अपने लक्ष्य के बारे में सोचोगे तब तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद इस चुनौती का हल निकालने लग जाएगा। बस उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। अपनी बात खत्म करने के बाद अर्नव की मम्मी आखिर में अर्नव से एक सवाल कर देती है,
अर्नव भी अपनी मम्मी की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और अपनी मम्मी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, धैर्य, शांति और एकाग्रता की। अर्नव की बात सुन उसकी मम्मी मुस्कुराते हुए अर्नव के चेहरे को एक तरफ से पुचकारते हुए कहती है, तूने बिल्कुल सही कहा मेरे बेटे, और हाँ, मैं तुझे एक बात और कहना चाहती हूँ, तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, इससे तू अपने मन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात आराम से कह सके। और इस संसार में सब कुछ पैसा ही नहीं है, बल्कि भगवान ने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो इस पैसे से भी ज़्यादा कीमती है, और वह है प्यार। और तूने ये कहावत तो सुनो ही होगी कि हमेशा एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और यह कहावत सिर्फ कहने के लिए ही नहीं बल्कि हकीकत में भी है। हमारे भगवान भी खुद उनकी अर्धांगिनी के बिना अधूरे हैं, जैसे गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, राम सीता। इसलिए तुम्हारे जीवन में एक अच्छे जीवन साथी का होना बहुत जरूरी होता है। अपनी मम्मी की बात सुनने के बाद अर्नव समझ गया था कि उसे इतना ज़्यादा टेंशन में नहीं होना चाहिए, बल्कि शांति से इस मामले के बारे में सोचना चाहिए। और वह अपनी मम्मी की बाद में कही गई बातों के बारे में भी अच्छे से समझ पा रहा था। अर्नव कोई छोटा बच्चा नहीं रहा था, इसीलिए वह अपनी मम्मी के शब्दों के पीछे के अर्थ को अच्छे से समझ पा रहा था। इनडायरेक्ट वे में उसकी मम्मी कह रही थी कि उसे अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करना चाहिए और एक अच्छे जीवनसाथी का चयन करना चाहिए। अर्नव भी समझ पा रहा था कि उसकी मम्मी सीधा कान पकड़ने की जगह गर्दन के पीछे से हाथ से कान पकड़ रही है। गर्लफ्रेंड के मामले की बात सुनने के बाद भी अर्नव के चेहरे के इमोशन नहीं बदलते, वह अभी भी बिल्कुल नॉर्मल थे। और शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि अर्नव अब तक कोहली परिवार की रुचिका कोहली के द्वारा की गई उसके साथ हरकत को अभी तक नहीं भूल पाया है। और शायद इसी कारण अर्नव का प्यार पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। अर्नव के जीवन में सबसे पहले प्रायोरिटी उसका परिवार है और दूसरा पैसा, और बाकी दुनिया ऐसी तैसी कराए। अगर उसके पास पैसा है और उसके माता पिता ठीक है तो इस दुनिया में कुछ भी होता रहे, उसे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अर्नव अपनी मम्मी की बात सुन सिर्फ अपनी गर्दन हिला देता है और खाना खाकर सीधा ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। अर्नव की मम्मी मीना को अच्छे से पता था कि अर्नव के जेल जाने के पीछे का कारण क्या है, इसीलिए वह अर्नव के इस तरह के व्यवहार से दुखी हो जाती है। मीना को अच्छे से पता था कि उस एक गलती ने उसके बेटे अर्नव की पूरी जिंदगी को बदल डाला था, और उसके बेटे को 2 साल के लिए उनसे दूर सलाखों में रहना पड़ा था। एक ऐसा लड़का जो अभी 18 साल का हुआ है और उसने अपनी जवानी में सिर्फ कम ही रखा है, और उसे जेल भेज दिया जाए तो उस लड़के की मेंटल हेल्थ काफ़ी ख़राब हो जाती है। वह तो शुक्र है कि 2 साल तक जेल में रहने के बाद भी उसका बेटा पागल नहीं हुआ, बस वह हर चीज़ों को पैसों से तौल कर देखता है। वहाँ पर बैठी सलोनी भी अपनी मम्मी की बात सुन रही थी, इसीलिए वह भी अपना खाना खत्म करते हुए अपनी मम्मी के पास जाती है और उनसे कहती है, मम्मी, भैया के सामने ऐसी बातें मत किया करो, उन्हें इस प्यार शब्द से ही नफरत है। मुझे पता है आप भैया का भला चाहती हैं, लेकिन आप भी समझो अब अर्नव भैया वह लड़के नहीं हैं जो पहले थे। भैया ने अपनी ऐसी छोटी सी 20 साल की जिंदगी में ही बहुत कुछ देख लिया है। पहले मैं और पापा भी भैया को गलत समझते थे, लेकिन जब हमने भैया की तरफ की बात सुनी तो हमें पता चला कि गलत यहाँ पर भैया नहीं थे, गलत यहाँ पर वह लड़की थी। लेकिन हम उनका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वह काफ़ी अमीर है, और शायद इसी कारण भैया की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ पैसा मायने रखता है, प्यार नहीं। क्या अर्नव की जिंदगी में सच में कोई ऐसी लड़की आएगी जो अर्नव को प्यार का मतलब बताएगी? क्या अर्नव इन सभी मुसीबत को हैंडल कर पाएगा? क्या वासु नारा सच में अर्नव के लिए कोई मुसीबत खड़ी करेगा? एपिसोड 44 यू विल नॉट गो टू कॉलेज अलोन। वहाँ पर बैठी सलोनी भी अपनी मम्मी की बात सुन रही थी, इसीलिए वह भी अपना खाना खत्म करते हुए अपनी मम्मी के पास जाती है और उनसे कहती है, मम्मी, भैया के सामने ऐसी बातें मत किया करो, उन्हें इस प्यार शब्द से ही नफरत है। मुझे पता है आप भैया का भला चाहती हैं, लेकिन आप भी समझो अब अर्नव भैया वह लड़के नहीं हैं जो पहले थे। भैया ने अपनी ऐसी छोटी सी 20 साल की जिंदगी में ही बहुत कुछ देख लिया है। पहले मैं और पापा भी भैया को गलत समझते थे, लेकिन जब हमने भैया की तरफ की बात सुनी तो हमें पता चला कि गलत यहाँ पर भैया नहीं थे, गलत यहाँ पर वह लड़की थी। लेकिन हम उनका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वह काफ़ी अमीर है, और शायद इसी कारण भैया की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ पैसा मायने रखता है, प्यार नहीं। अपनी बात कहने के बाद सलोनी भी वहाँ से चली जाती है। अर्नव और सलोनी के जाने के बाद उनकी मम्मी मीना गहरी सांस छोड़ते हुए खुद से ही कहती है, मेरे बेटे ने अपने इस छोटे से जीवन में बहुत दुखों का सामना किया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है उसकी ज़िंदगी में भी एक ऐसी लड़की आएगी जो उसे जीना सिखाएगी, प्यार करना सिखाएगा, फिक्र करना सिखाएगा, और मेरे इस बुद्धू लड़के को संसार के सबसे सुंदर शब्द प्यार का अर्थ समझाएगी। और वह दिन एक न एक दिन जरूर आएगा। इतना कहने के बाद मीना भी दोनों की प्लेट उठाते हुए बर्तन धोने के लिए चली जाती है।
सलोनी भी अपने मूड को फ्रेश करने के लिए छत पर टहलने आ जाती है। ऊपर आने के बाद सलोनी देखती है कि उसका भाई अपने कमरे में बैठा आंखें बंद करके किसी चीज़ के बारे में बड़ी गहराई से सोच रहा है। सलोनी को पता था कि आज उसका भाई काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। आज कॉलेज में जो हुआ वह, और ऊपर से उसके भाई को बिजनेस की जो टेंशन रहती है वह अलग से। सलोनी बिल्कुल दबे पांव अर्नव के कमरे में जाती है और अर्नव के तेल को उठाकर उसके पीछे जाकर बैठ जाती है। अर्नव इस समय काफ़ी ज़्यादा गहरी सोच में था, जिस वजह से उसे सलोनी की मौजूदगी का भी एहसास नहीं हुआ। सलोनी तेल को अपने हाथ में लेते हुए धीरे से अर्नव के सिर की मालिश करने लग जाती है। अर्नव जैसे ही सलोनी के स्पर्श को महसूस करता है तो वह तुरंत अपनी आंखें खोलते हुए सलोनी की तरफ देखता है। वह सलोनी से कुछ कहता उससे पहले ही सलोनी उसे कहती है, भैया मुझे पता है आज आप टेंशन में है, इसीलिए आप ऐसे ही बैठे रहिए, मैं आपके सर की मालिश कर देता हूँ। आप देखना जैसे ही मैं आपके सर की मालिश करूँगी तो आपको तुरंत कोई आइडिया आ जाएगा। सलोनी की बातें सुनकर और उसके चेहरे को देखकर अर्नव उसे कुछ नहीं कहता। वह दोबारा से अपनी गर्दन सीधी कर लेता है और अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है। अपने भाई को चुपचाप अपनी बात मानते देखकर सलोनी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। सलोनी को पता था कि उसका भाई कितना ज़्यादा ताकतवर है और उसने यह आज कॉलेज में देखा भी था। इसी वजह से सलोनी अपने भाई को चुपचाप अपनी बात मानते देखकर थोड़ी हैरान भी थी, लेकिन उससे ज़्यादा वह खुश थी क्योंकि उसके पास एक ऐसा भाई था जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। आज कॉलेज में जब सलोनी ये देख रही थी कि बहुत सी लड़कियां उसे देखकर जल रही है, तो उसे अच्छा लग रहा था कि उसके पास एक ऐसा भाई है। इसके बाद सलोनी नारियल तेल से अपने भाई के सिर की मालिश कर देती है। मालिश के वजह से अर्नव को भी टेंशन से काफ़ी रिलीफ मिला था। सलोनी के मालिश करने से अब अर्नव को एकदम हल्का महसूस हो रहा था। मालिश हो जाने के बाद अर्नव धीरे से अपनी आंखें खोलता है और अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमाते हुए अर्नव सलोनी से पूछता है, सलोनी चल बता क्या चाहिए तुझे। अर्नव की बात सुनने के बाद सलोनी बच्चों की तरह अपना मुंह फुलाते हुए अर्नव से कहती है, क्या भाई आपको सच में लगता है मैं यहाँ पर आपसे कुछ लेने आई हूँ? अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आपसे सीधे सीधे भी मांग सकती हूँ। मुझे आपको इस तरह से मक्खन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह तो आज आप मुझे कुछ थोड़े ज़्यादा ही टेंशन में दिखे, इसलिए मैंने आपकी मालिश कर दी। सलोनी की बात सुनने के बाद अर्नव पूरी तरह से सलोनी की तरफ मुड़ जाता है और सलोनी के सर को सहलाते हुए कहता है, तूने सही कहा, तुझे मुझे मक्खन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुझे जो कुछ भी चाहिए तो सीधे आकर मुझसे मांग सकती हैं। मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ तेरा। तुझे अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सीधा उस चीज़ को ले सकती है। इतना कहने के बाद अर्नव एक पल के लिए चुप होता है और फिर एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए सलोनी की तरफ देखते हुए दोबारा से गंभीरता से कहता है, सलोनी कल से तू अकेले कॉलेज नहीं जाएगी और तेरी सेफ्टी के लिए मैं 2 बॉडीगार्ड लग रहा हूँ जो हमेशा तेरे आसपास रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ दोबारा से आज के जैसी कोई बात हो। और हाँ, कॉलेज के लिए तो मेरी गाड़ी इस्तेमाल कर सकती है, और अगर तुझे कभी भी किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो तू मुझे सीधा बता सकती है। और जब मैं कॉलेज में ना हो और तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो या फिर कॉलेज में तुझे कोई परेशानी हो तो तू सीधा कॉलेज डायरेक्टर रुपेश मेहता से बात कर सकती है। उनका और मेरा बॉन्ड काफ़ी अच्छा है और मैं उनसे मिल चुका हूँ। उन्हीं की वजह से हमें बीच सेमेस्टर में एडमिशन मिला है। तुझे अब बस मन लगाकर पढ़ाई करनी है और अपना सपना पूरा करना है। और जितनी जल्दी तू अपने पैरों पर खड़ी होगी उतनी जल्दी फिर हम तेरी शादी कर देंगे। अर्नव ने यह आखिरी बात थोड़े माहौल को हल्का करने के लिए कही थी। वही अर्नव की बात सुनकर सलोनी भी समझ गई थी कि उसका भाई उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। लेकिन अपने भाई की आखिरी वाली बात सुनकर सलोनी किसी छोटे बच्चों की तरह अपना चेहरा बनाते हुए अर्नव को मुक्के मारने लग जाती है। हालांकि सलोनी के मुक्कों से अर्नव को कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वह उनसे बच रहा था। थोड़ी देर तक अर्नव और सलोनी एक दूसरे के साथ ऐसे ही गुत्थम गुत्था करते हैं। अपनी बहन से लड़ते वक्त अर्नव की सारी टेंशन छूमंतर हो गई थी और उसका दिमाग अपनी पहले वाली शांत सिचुएशन में पहुंच गया था। अब अर्नव काफ़ी क्लियर सोच पा रहा था कि उसे क्या करना है। तीनों मामलों को निपटाने के लिए अर्नव के दिमाग में एक प्लान आ चुका था। लेकिन अगले ही पल अर्नव को इंडियन नेशनल बैंक मैनेजर भावेश का कॉल आता है। अर्नव जैसे ही भावेश की कॉल को उठाता है तो भावेश दूसरी तरफ से अर्नव को बताता है, मिस्टर अर्नव, आपके कहे अनुसार मैंने आपका सिटी बैंक में कर्ट अकाउंट खुलवा दिया है। आपको बस अब बैंक में जाकर अपने साइन करने हैं। तो आप मुझे बता दीजिए, आप बैंक में आज जाएंगे या फिर कल जाएंगे? लेकिन जाने से पहले आप मुझे बता दीजिएगा, मैं भी आपके साथ चल पड़ूंगा जिससे आपको कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। बैंक मैनेजर भावेश की बात सुनने के बाद अर्नव टाइम देखता है।
टाइम इस समय 6 बजे हुए थे, इसलिए अर्नव सोचता है क्यों ना बैंक का काम आज ही कर लिया जाए। इसलिए वह तुरंत बैंक मैनेजर से कहता है, मैं अभी आ रहा हूँ आपको पिक करने, आप तैयार रहना, हम अभी चलेंगे। अर्नव की बात सुन बैंक मैनेजर भावेश तुरंत कहता है, ओके मिस्टर अर्नव। बैंक मैनेजर भावेश से बात करने के बाद अर्नव तुरंत सागर को घर के नीचे गाड़ी लाने को बोलता है और खुद भी घर से निकल पड़ता है। कुछ ही देर में सागर गाड़ी को घर के सामने लेकर आ चुका था। अर्नव गाड़ी में बैठ जाता है और तुरंत इंडियन नेशनल बैंक की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर भावेश भी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल चुके थे। टाइम बचाने के लिए मैनेजर भावेश अर्नव को दोबारा फ़ोन करके कहता है कि वह एक लोकेशन पर मिलेंगे। अर्नव और मैनेजर भावेश दोनों ही बीच रास्ते में मिल जाते हैं। फिर मैनेजर भावेश अर्नव के साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन मैनेजर भावेश अर्नव के साथ पीछे न बैठकर फ्रंट सीट पर बैठा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसकी इतनी औकात नहीं है कि वह अर्नव के साथ एक सीट पर बैठ सकें। मैनेजर भावेश वसंत भाई से काफ़ी ज़्यादा डरता था और वसंत भाई इस लड़के के सामने अपनी गर्दन झुकाता है। इसी वजह से मैनेजर भावेश अर्नव के साथ नहीं बैठ सकता था। वहीं कुछ ही देर में अर्नव की गाड़ी सिटी बैंक की ब्रांच के सामने पहुंच जाती है। मैनेजर भावेश तुरंत गाड़ी से नीचे उतरते हैं और अर्नव को अपने साथ बैंक के अंदर लेकर चले जाते हैं। बैंक में काम करने वाले बहुत से लोग मैनेजर भावेश को अच्छे से जानते थे, इसीलिए कोई भी उन्हें नहीं रोकता। वही मैनेजर भावेश तुरंत अर्नव को सिटी बैंक के ब्रांच मैनेजर नीरज वर्मा के पास लेकर चले जाते हैं। सिटी बैंक का बैंक मैनेजर यही कोई 40 साल के करीब का था। मैनेजर की हाइट ज़्यादा लंबी नहीं थी और वह थोड़ा मोटा भी था। मैनेजर ने एक मोटे लेंस का चश्मा लगा रखा था, जिस वजह से उसकी आंखें काफ़ी छोटी दिखाई दे रही थी। अर्नव और मैनेजर भावेश उस आदमी के सामने बैठ जाते हैं। फिर मैनेजर भावेश मैनेजर नीरज वर्मा से कुछ बातें करता है और उसके बाद मैनेजर नीरज वर्मा खुद अर्नव से कुछ देर बातें करते हैं और सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। अर्नव के साइन की जहां जहां ज़रूरत थी वहां लेने के बाद अर्नव का बैंक अकाउंट सिटी बैंक में खुल जाता है। बैंक अकाउंट खोलने के तुरंत बाद अर्नव उसके पास अभी अभी आए सहगल परिवार से 40 अरब यानी 4000 करोड़ सिटी बैंक के अकाउंट में डाल देता है। जब मैनेजर नीरज वर्मा ये देखता है कि अर्नव ने बैंक अकाउंट ओपन होने के तुरंत बाद ही अकाउंट में 40 अरब डाल दिए हैं, तो वह भी समझ जाता है कि अर्नव कोई बहुत ही बड़ा इंसान है। इसके बाद मैनेजर नीरज वर्मा खुद अपने हाथों से अर्नव को एक नीले रंग का कार्ड देता है, जिसके ऊपर ब्लू सुप्रीम कार्ड लिखा हुआ था। अर्नव ने डॉक्यूमेंट में पढ़ा था कि यह ब्लू सुप्रीम कार्ड 20 अरब से 50 अरब तक की संपत्ति वालों को मिलता है। बैंक का सारा काम करने के बाद अर्नव और मैनेजर भावेश बैंक से निकल जाते हैं। मैनेजर भावेश का ड्राइवर पहले ही उसकी गाड़ी को वहां पर लेकर आ चुका था। फिर मैनेजर भावेश अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद अर्नव सोचता है कि उसके पास यह जितने भी पैसे हैं ये सारे उसके दादाजी के हैं और उन्होंने बिजनेस के लिए ही इन पैसों को इकट्ठा किया है। इसीलिए अर्नव इन पैसों को अपने शौक पूरे करने में खर्च नहीं कर सकता था। और वैसे भी अर्नव के इंडियन नेशनल बैंक वाले अकाउंट में 13 करोड़ से थोड़े से ज़्यादा पैसे थे। अर्नव अभी जवान था और उसके भी कुछ शौक थे और उसके बैंक अकाउंट में 13 करोड़ थे, लेकिन उसके शौक पूरे करने के लिए ये 13 करोड़ पर्याप्त नहीं थे। अब अर्नव अपने दम पर पैसे कमाने के बारे में सोचता है, जिससे वह अपने शौक पूरे कर सके। अर्नव गाड़ी में बैठा ये सभी सो रहा था, तभी उसकी नज़र बाहर जाती है। तभी उस बाहर जेड स्टोन मार्केट दिखाई देती है। अर्नव सागर को तुरंत मार्केट की तरफ लेने को बोलता है। कुछ देर में सागर मार्केट के बिल्कुल पास पहुंच जाता है। अर्नव नहीं चाहता था कि सागर गाड़ी लेकर मार्केट के अंदर जाए, इसीलिए वह सागर को मार्केट के बाहर ही गाड़ी खड़ी करने को बोल देता है। इसके बाद अर्नव और सागर दोनों ही पैदल ही मार्केट के अंदर जाने लगते हैं। इस समय 8 बजे हुए थे और 8 बजे के हिसाब से अंधेरा भी सही हो रखा था, लेकिन पूरी मार्केट में अलग अलग रंग बिरंगी लाइट लगा रखी थी, जिससे पूरी मार्केट जीवंत महसूस हो रही थी। अर्नव देखता है कि इस मार्केट में बहुत से लोग जेड पत्थर खरीदने आए हुए हैं। थोड़ी ही देर में अर्नव इतना तो समझ गया था कि यहाँ पर चालाकियाँ बहुत होती हैं। वह देख रहा था कि कैसे दुकानदार ग्राहकों को चूना लगा रहे हैं और सिर्फ गिने चुने ग्राहक ही दुकानदारों से ठीक ठाक मोल भाव कर पा रहे थे। अर्नव सभी दुकानों में देखते हुए आगे चल रहा था। अर्नव के साथ सागर भी उत्सुकता से दुकानों में इधर उधर देखते हुए चल रहा था। मार्केट को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद अर्नव एक लंबी गहरी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अपनी आंख बंद करने के बाद अर्नव अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपने शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा को चारों तरफ फैलाने लग जाता है। इसके बाद अर्नव एक दुकान में जाता है और दुकान के अंदर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को फैलाने लग जाता है। उस दुकान का मालिक एक मोटा सेठ होता है। वह सेठ जब देखता है कि उसकी दुकान में एक ग्राहक आया है,
तो वह अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अर्नव से कहता है, बच्चे क्या तुम भी यहाँ पर पत्थर खरीदने आए हो? अगर हाँ तो तुम इस शेल्फ में लगे हुए किसी भी पत्थर को चुन सकते हो। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम्हें एक असली जेड पत्थर मिल जाएगा, वरना तुम्हें निराश होना पड़ेगा। वैसे तुम मेरी दुकान से जेड के साथ साथ और भी बहुत सी एंटीक चीजें खरीद सकते हो। क्या अर्नव इस दुकान से किसी चीज को खरीदेगा? क्या अर्नव की आध्यात्मिक ऊर्जा सच में एक असली जेड पत्थर को खोजने में सक्षम है? आखिर नारा फैमिली से निपटने के लिए अर्नव का दिमाग में क्या आइडिया आया है? एपिसोड 45 एक्सपेंसिव स्टोन। मार्केट को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद अर्नव एक लंबी गहरी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अपनी आंख बंद करने के बाद अर्नव अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपने शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा को चारों तरफ फैलाने लग जाता है। इसके बाद अर्नव एक दुकान में जाता है और दुकान के अंदर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को फैलाने लग जाता है। उस दुकान का मालिक एक मोटा सेठ होता है। वह सेठ जब देखता है कि उसकी दुकान में एक ग्राहक आया है तो वह अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अर्नव से कहता है, बच्चे क्या तुम भी यहाँ पर पत्थर खरीदने आए हो? अगर हाँ तो तुम इस शेल्फ में लगे हुए किसी भी पत्थर को चुन सकते हो। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम्हें एक असली जेड पत्थर मिल जाएगा, वरना तुम्हें निराश होना पड़ेगा। वैसे तुम मेरी दुकान से जेड के साथ साथ और भी बहुत सी एंटीक चीजें खरीद सकते हो। उस दुकानदार ने अर्नव को बच्चा इसलिए कहा था क्योंकि अर्नव दिखने में 20 साल का लग रहा था। वही अर्नव भी उस दुकानदार की बातों का जरा सा भी बुरा नहीं मानता। इसके बाद अर्नव भी अपने चेहरे पर स्माइल के साथ उस दुकानदार से कहता है, क्या मैं इन पत्थरों को खरीदने से पहले एक बार इन्हें अपने हाथों में लेकर देख सकता हूँ? अर्नव की इस बात को सुनकर तो अब उस दुकानदार को यकीन हो गया था कि अर्नव जेड मार्केट में पहली बार आया है। इस बारे में सोचकर ही उसे दुकानदार की आंखों में चमक आ जाती है। वह मन ही मन सोचता है कि आज तो इस लड़के को बहुत लुटूंगा। वही अर्नव उस दुकानदार की आंखों में आई चमक को देखकर समझ गया था कि दुकानदार जरूर ही कोई खिचड़ी पका रहा है। वही वह दुकानदार अर्नव की तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर लंबी मुस्कान के साथ कहता है, बच्चे मुझे लगता है कि तुम इस मार्केट में पहली बार आए हो। किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले तुम्हें उस चीज़ को अच्छे से देखने पर रखना होगा, और जब तुम्हें यह विश्वास हो जाए कि हाँ इसमें से जरूर कुछ निकल सकता है तो तुम उसे खरीद सकते हो। लेकिन अगर उस पत्थर में से कुछ नहीं निकलता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। अगर तुम्हारे पत्थर में से कुछ नहीं निकलता है तो तुम अपने खर्च किए हुए पैसे हमसे नहीं ले सकते। और हाँ, अगर तुम्हारे पत्थर में कुछ नायाब निकल आता है तो तुम यहीं पर ही उसकी बोली भी लगा सकते हो। अर्नव उस दुकानदार की झूठी मुस्कान के पीछे के शैतानी इरादों को महसूस कर पा रहा था। वह समझ गया था कि यह दुकानदार जरूर उसे किसी न किसी तरह से ठगने की कोशिश करेगा। इसलिए अर्नव पूरी तरह से चौकन्ना हो जाता है और अब पत्थर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद अर्नव उन पत्थरों में से एक एक करके उन पत्थरों को उठाकर देखने लग गया था। अर्नव को इतनी गंभीरता से पत्थरों को देखते देखकर वह दुकानदार मन ही मन मुस्कुराते हुए अपने आप से कहता है, देखो इस बच्चे को पहली बार मार्केट में आया है और पत्थरों को ऐसे देख रहा है जैसे इसे इन पत्थरों के बारे में सब कुछ पता हो। वह दुकानदार इस समय अर्नव को मूर्ख समझ रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अर्नव उस पत्थर को पकड़ते हुए उसके अंदर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा डाल देता है। लेकिन अर्नव को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से किसी भी तरह का कोई भी संकेत नहीं मिलता, तो वह उस पत्थर को वापस नीचे रख देता है। इसके बाद अर्नव सभी पत्थरों के साथ ही यही प्रक्रिया करने लग गया। बहुत से पत्थरों के अंदर से तो अर्नव खुद भी आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस कर पा रहा था, लेकिन वह आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम थी। तकरीबन 22 पत्थरों को देखने के बाद अर्नव जैसे ही 23वें पत्थर को उठाता है तो उसे उस पत्थर के अंदर से तेज आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। हालांकि अब तक अर्नव ने अपनी खुद की आध्यात्मिक ऊर्जा भी उस पत्थर के अंदर नहीं डाली थी, लेकिन फिर भी अर्नव उस पत्थर के अंदर से घनी आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर पा रहा था। अर्नव उस पत्थर को अपने और भी करीब लेकर आता है और फिर उसके अंदर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा डालने लगता है, लेकिन अर्नव की आध्यात्मिक ऊर्जा उस पत्थर के अंदर न जाते हुए उस पत्थर के चारों तरफ घूमने लग गई थी, जिस वजह से अर्नव महसूस कर पा रहा था कि आध्यात्मिक ऊर्जा की वजह से वह पत्थर हल्का हल्का धुंधलाने लग गया है। अर्नव महसूस कर पा रहा था अगर वह ऐसे ही अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उस पत्थर के पास भेजता रहा तो थोड़ी देर में वह पत्थर टूट सकता है। हालांकि अर्नव को ये तो नहीं पता था कि उस पत्थर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी वह थोड़ा रिस्क लेते हुए उस पत्थर को दुकानदार को दे देता है और कहता है, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि यह पत्थर कितने का है? अर्नव के हाथ में उस पत्थर को देखकर वह दुकानदार मन ही मन बहुत मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उस पत्थर को बहुत से बड़े बड़े लोगों ने भी खरीदने से मना कर दिया था और उन सभी का कहना था कि इस पत्थर के अंदर कुछ भी नहीं है, ये पत्थर बिल्कुल नकली है। और अर्नव को उसी पत्थर को उठाते देखकर वह दुकानदार मन ही मन बहुत मुस्कुरा रहा था।
लेकिन वह दुकानदार अर्नव से अपना मोटा मुनाफा करना चाहता था, इसलिए वह दुकानदार पत्थर की कीमत को कई गुना करते हुए अर्नव को बताता है। वह बच्चे, तुम्हारी नज़रें तो सच में काफ़ी तेज है। ये पत्थर मेरी दुकान का सबसे नायाब पत्थर है। इस पत्थर को खरीदने के लिए बहुत से बड़े बड़े लोगों ने भी इसमें रुचि दिखाई थी, लेकिन इस पत्थर की कीमत ज़्यादा होने की वजह से वह इसे नहीं खरीद पाए। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि इस पत्थर को खरीदने के बाद तुम बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। इस पत्थर की कीमत है पूरे 8 लाख रुपये। अपनी बात कहने के बाद वह दुकानदार अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अर्नव को देख रहा था। वही अर्नव भी दुकानदार की बोली गई रकम को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक पत्थर इतना ज़्यादा महंगा कैसे हो सकता है। चलो मान भी लिया इस पत्थर के अंदर कोई बेशकीमती चीज़ है, तो भी इस पत्थर की कीमत यही कोई 1 या 2 लाख होनी चाहिए। लेकिन सामने वाले दुकानदार ने तो इसकी कीमत को तो आसमान तक पहुंचा दिया था। भला 8 लाख में कोई इंसान एक पत्थर को कैसे खरीदे? हालांकि अर्नव के अकाउंट में अभी भी 13 करोड़ के ज़्यादा रुपए थे, लेकिन ऐसे नहीं था कि वह ऐसे ही अपनी आंखें बंद करते हुए खर्च कर दे। अर्नव जब ध्यान उस दुकानदार को देखता है तो समझ जाता है कि दुकानदार उसे ठगने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अर्नव उसे दुकानदार की आंखों में लालच साफ देख पा रहा था। इसीलिए अब अर्नव भी पत्थर की कीमत को सीधा सीधा 6 लाख काम करते हुए कहता है, सेठ जी, आपने इस पत्थर की कीमत बहुत ज़्यादा बता दी है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस पत्थर के सिर्फ 2 लाख ही दे पाऊंगा। अर्नव की बात सुनकर सेठ की आंखों में चमक नजर आने लग गई थी, लेकिन अभी भी वह ना नकुर करते हुए कहता है, देख बच्चे, मैंने तेरे को बिल्कुल सही सही कीमत बताई है, और मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि इस पत्थर की कीमत थोड़ी ज़्यादा है, जिस वजह से कोई भी इसे नहीं खरीद रहा। अगर इस पत्थर की कीमत कम होती तो अब तक ये पत्थर पता नहीं किसके पास जा चुका होता। लेकिन चल, तू मार्केट में नया नया आया है और सीधा मेरी दुकान पर आया है, इसीलिए मैं तुझे 10% का डिस्काउंट देता हूँ। तू मुझे इस पत्थर के 7,20,000 दे दे। इसी तरह अर्नव और उस दुकानदार के बीच थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बार्गेनिंग होती रहती है। लेकिन थोड़ी देर की बार्गेनिंग के बाद वह दुकानदार उस पत्थर को 4,20,000 में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि वह दुकानदार इस कीमत पर ऐसे दिख रहा था जैसे कि उसका बहुत बड़ा घाटा हो गया हो, लेकिन मन ही मन वह दुकानदार काफ़ी खुश हो रहा था। उसके चेहरे पर से तो उसके साथ 440 वोट की स्माइल जा ही नहीं रही थी। वही अर्नव भी इस पत्थर के ऊपर थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो गया था, इसी कारण वह इस कीमत पर मान गया था। इसके बाद अर्नव उसे दुकानदार के अकाउंट में 4,20,000 पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। पेमेंट होने के तुरंत बाद उसे दुकानदार के चेहरे पर एक बहुत ही लंबी चौड़ी मुस्कान आ गई थी। वह दुकानदार मन ही मन अपने आप से कह रहा था, ये लड़का तो सच में बहुत बड़ा चूरन निकला रे। एक मामूली से पत्थर को 4 लाख जैसी बड़ी रकम में खरीदने के लिए तैयार हो गया। मुझे तो आज इस लड़के से सीधा सीधा 3,80,000 का प्रॉफिट हो गया। कहाँ मैंने इस पत्थर को खरीदने के लिए 40,000 रुपये दिए थे, वहीं इस लड़के ने 4,20,000 निकाल दिए। क्या बात है, अगर इसके जैसे ग्राहक मेरे पास रोज आ जाए तो मेरी तो चांदी ही चांदी हो जाए। जहां वह दुकानदार अपने प्रॉफिट को देखकर काफ़ी खुश था, वही अर्नव उस पत्थर को पकड़ते हुए घुमाने लग जाता है। थोड़ी देर तक उस पत्थर को पड़े रहने के बाद अर्नव दुकानदार से कहता है, मैं इस पत्थर को कटवाना चाहता हूँ, क्या आप इसे कटवा देंगे? अर्नव की बात सुन वह दुकानदार हाँ भरते हुए तुरंत अर्नव को पत्थर काटने वाले के पास लेकर जाता है। इस समय वह पत्थर काटने वाला पहले ही एक पत्थर को काट रहा था, और उस पत्थर काटने वाले व्यक्ति के पास एक मध्य अवस्था का आदमी खड़ा था। उस आदमी को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह आदमी काफ़ी पैसे वाला है, क्योंकि उस आदमी के बगल में 2 बाउंसर भी खड़े थे। वह आदमी उस पत्थर को बड़े ध्यान से देख रहा था। उस आदमी को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह पत्थर काटने वाला इंसान जिसके पत्थर को काट रहा है, वह यही इंसान है। थोड़ी ही देर में वह पत्थर काटने वाला उस पत्थर को पूरी तरह से काटते हुए उस आदमी से कहता है, ऋषिकेश जी, आपके तो इस पत्थर में तो एक नॉर्मल जेड पत्थर निकला। उस आदमी की बात सुन मध्य अवस्था का बूढ़ा आदमी, जिसका नाम ऋषिकेश था, वह गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, खैर अब मैं भी क्या करूं, ये तो किस्मत का खेल है। कभी किस्मत अच्छी निकल आती है तो कभी खराब। ऋषिकेश का इतना कहने के तुरंत बाद दुकानदार आगे आते हुए कहता है, ऋषिकेश जी, यह बात तो आपने बिल्कुल सच कही। आज मेरी दुकान में एक नौजवान लड़का आया है, देखते हैं उसकी किस्मत में क्या लिखा है। उस दुकानदार का इतना कहने के बाद सभी लोगों की नज़र दुकानदार के बगल में खड़े लड़के पर जाती है। उस लड़के की उम्र को देखकर सभी हैरान थे, लेकिन अर्नव सभी को नज़रअंदाज करते हुए उस पत्थर काटने वाले के पास जाता है और उसको वह पत्थर देते हुए कहता है, कृपया आप मेरे लिए इस पत्थर को काट देंगे। अर्नव की बात सुनने के बाद वह पत्थर काटने वाला एक बार तो अर्नव को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है, लेकिन फिर उसके हाथ से वह पत्थर ले लेता है।
और फिर वापस अपनी जगह पर जाकर उस पत्थर को बड़ी सावधानी से काटने लग जाता है। क्या अर्नव के इस खरीदे हुए पत्थर के अंदर से कोई अच्छा जैद निकलेगा, या फिर डूब जाएंगे अर्नव के पैसे? आखिर कौन है ये ऋषिकेश, और सब इसे कैसे जानते हैं? अर्नव की जिंदगी में अब क्या होने वाला है आगे? एपिसोड 46 इंपीरियल जेड स्टोन। ऋषिकेश जी, यह बात तो आपने बिल्कुल सच कही। आज मेरी दुकान में एक नौजवान लड़का आया है, देखते हैं उसकी किस्मत में क्या लिखा है। उस दुकानदार का इतना कहने के बाद सभी लोगों की नज़र दुकानदार के बगल में खड़े लड़के पर जाती है। उस लड़के की उम्र को देखकर सभी हैरान थे, लेकिन अर्नव सभी को नज़रअंदाज करते हुए उस पत्थर काटने वाले के पास जाता है और उसको वह पत्थर देते हुए कहता है, कृपया आप मेरे लिए इस पत्थर को काट देंगे। अर्नव की बात सुनने के बाद वह पत्थर काटने वाला अर्नव के हाथ से वह पत्थर ले लेता है और पत्थर काटने के लिए अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है और फिर बड़ी ही बारीकी से उस पत्थर को काटने लग जाता है। थोड़ी देर की मेहनत के बाद वह पत्थर काटने वाला पत्थर की एक लेयर को उतार देता है, लेकिन फिर कुछ ही देर में उसे पत्थर काटने वाले के हाथ कांपने लगा जाते हैं। उस पत्थर काटने वाले की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वह दुकानदार भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था, इसीलिए वह तुरंत आगे आते हुए उस पत्थर काटने वाले से पूछता है, अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो? इतना कहने के बाद उस दुकानदार की नज़र जैसे ही पत्थर पर जाती है तो उसका भी मुंह हैरानी में खुला का खुला रह जाता है और उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, क्या? वहां पर मौजूद किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों इंसान इस तरह से हरकत क्यों कर रहे हैं, लेकिन अर्नव को कहीं ना कहीं समझ में आ गया था आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वह तुरंत आगे आ जाता है और पत्थर काटने वाले के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, आप इस तरह से हरकत क्यों कर रहे हैं? क्या आपने कभी इस तरह के पत्थर को नहीं देखा? कृपया इसे पूरा काटे। अर्नव की बात सुनने के बाद वह पत्थर काटने वाला अपने ख्यालों से बाहर आता है और अर्नव की तरफ देखता है और फिर एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए पत्थर को और भी सावधानी से काटने लग जाता है। वही वह दुकानदार अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए अर्नव की तरफ देखते हुए कहता है, छोटे भाई, मैं तुम्हारे खरीदे गए पत्थर के 2 गुना नहीं 5 गुना दूंगा। क्या तुम मुझे इस पत्थर को वापस बेचोगे? दुकानदार को ऐसा लग रहा था कि अर्नव बच्चा है और वह उसको उसकी खरीदी गई रकम के 5 गुना देगा तो अर्नव तुरंत मान जाएगा। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से पहले ही देख लिया था कि उसे पत्थर के अंदर मौजूद वस्तु की कीमत करोड़ों में है। उस वास्तु के अंदर से आ रही है आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करके अर्नव समझ गया था ये काफ़ी कीमती है। अगले ही पल अर्नव तुरंत उस दुकानदार के ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और उसे कहता है, थैंक यू आपके ऑफर के लिए, लेकिन मैं इसे आपको नहीं बेचना चाहूँगा, वरना क्या पता आप दोबारा से मेरे जैसे नए लोगों को ठगने की कोशिश करें। अर्नव ने बिल्कुल साफ तरीके से उस दुकानदार की बेइज्जती भी कर दी थी और उसे मना भी कर दिया था कि वह उसे उस पत्थर को नहीं बेचने वाला। वही दुकानदार अर्नव की इस बात को सुनकर हैरान हो गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्नव शुरू से ही उसके इस खेल को जान रहा था, लेकिन फिर भी उसने उसे कुछ नहीं कहा। लेकिन वहां पर मौजूद ऋषिकेश जी अर्नव की बात सुनकर दुकानदार को देखते हैं। वही वह दुकानदार ऋषिकेश जी की नज़रों को अपने ऊपर महसूस करता है तो वह तुरंत अपने गर्दन को नीचे झुका लेता है। उस दुकानदार की इस हरकत से ऋषिकेश जी समझ गए थे कि अर्नव सच बोल रहा है। थोड़ी देर में पत्थर काटने वाला पत्थर को पूरी तरह से काट देता है और उसके अंदर से एक गहरे हरे रंग का जैड पत्थर बाहर निकलता है। उस पत्थर को देखने के तुरंत बाद ऋषिकेश जी हैरानी में रहते हैं। ये तो इंपीरियल जेड स्टोन है, इसकी कीमत तो कई करोड़ों में होगी। इतना कहने के बाद ऋषिकेश जी अर्नव की तरफ घूमते हैं और उसे बधाई देते हुए कहते हैं, बधाई हो बच्चे, तुमने एक बहुत ही नायाब पत्थर को प्राप्त किया है। क्या तुम्हें पता है बाजार में इसकी कीमत कितनी होगी? ऋषिकेश जी की बात सुनने के बाद अर्नव गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, यह इंपीरियल जेड स्टोन है और इसके 1 कैरेट की कीमत $3 मिलियन होती है, लगभग कहा जाए तो 25 करोड़। ऋषिकेश जी से इतना कहने के बाद अर्नव पत्थर काटने वाले की तरफ देखते हुए कहता है, क्या आप इसे मेजरमेंट करके बता सकते हैं ये कितने कैरेट का है? अर्नव की बात सुनने के बाद वह पत्थर काटने वाला अपने दोनों हाथों से पत्थर को पकड़ते हुए और फिर उस पत्थर के वजन को तोलता है और फिर सभी तरह के मेजरमेंट करने के बाद वह अर्नव को बताता है, ये 36 कैरेट का है। पत्थर के कैरेट को जानने के बाद अर्नव मन ही मन हिसाब लगाते हुए कहता है, आखिर यह कितने का हुआ? वहां पर मौजूद ऋषिकेश इस पत्थर को पाना चाहते थे, इसीलिए वह अर्नव की तरफ देखते हुए कहते हैं, बच्चे, क्या तुम मुझे अपने इस पत्थर को बेचना चाहोगे? मैं तुम्हें इसके बदले 10 अरब देने को तैयार हूं। ऋषिकेश जी की बात सुनने के बाद अर्नव काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से इस जेड स्टोन की कीमत 9 अरब थी, लेकिन सामने वाला उसे 10 अरब का ऑफर दे रहा था।
अर्नव थोड़ी देर के लिए सोचता है तो उसे यह घाटे का सौदा नहीं लगता, तो वह उसे तुरंत मान जाता है। लेकिन वह दुकानदार अर्नव को देखकर काफ़ी ज़्यादा जल रहा था। और वह इसलिए जल रहा था क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि उसकी दुकान में एक इतना नायाब पत्थर भी होगा। अगर उसे इस बारे में पता होता तो वह इस पत्थर को काटकर नीलामी घर में बेच देता, और उसके बाद तो उसके पास पैसों का अंबार हो जाता। वही ऋषिकेश जी को भी अच्छे से पता था कि अगर वह इस पत्थर को नीलामी घर में बेचते हैं तो इस पत्थर की कीमत 10 अरब से कई ज़्यादा होगी। थोड़ी ही देर में ऋषिकेश जी अपनी कोट की जेब में से एक चेक बुक निकालते हैं और उस पर 9 अरब का चेक बनाकर अर्नव को देने वाले होते हैं कि तभी अर्नव उन्हें कहता है, आप चेक देने की जगह अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। अर्नव की बात सुनने के बाद ऋषिकेश जी हल्का मुस्कुरा देते हैं, लेकिन अगले ही पल जब अर्नव उन्हें अपने बैंक की डिटेल देता है तो ऋषिकेश जी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने मौजूद लड़के का खाता इंडियन नेशनल बैंक में मौजूद था। और उसके अकाउंट नंबर को देखकर वह इतना समझ गए थे कि यह अकाउंट नंबर एक वीआईपी अकाउंट नंबर है, और इंडियन नेशनल बैंक में वीआईपी अकाउंट सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनकी संपत्ति 10 करोड़ से ज़्यादा की हो। पहले तो ऋषिकेश जी को यही लगा था कि सामने वाला काफ़ी भाग्यशाली है, लेकिन अब जाकर उन्हें पता चला था कि सामने वाला बहुत ही रहस्यमयी है। इसीलिए वह तुरंत अर्नव के अकाउंट में 9 अरब ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर अर्नव से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करते हुए कहते हैं, बच्चे तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, मैं ऋषिकेश मलिक हूँ। ऋषिकेश जी का पूरा नाम सुनने के बाद अर्नव हैरान हो जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह ऐसे ही चलते चलते मलिक खानदान के फैमिली हेड ऋषिकेश मलिक से मिलेगा। अर्नव को पता था कि मलिक परिवार हरियाणा का सबसे अमीर परिवारों की सूची में पहले नंबर पर आता है। अर्नव को अब जाकर पता चला था कि सामने वाले के लिए 10 अरब जैसी रकम कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है। अर्नव ने सहगल परिवार को हरियाणा के टॉप परिवारों के बारे में डिटेल निकालने को बोला था, जिसमें सबसे पहला नाम मलिक परिवार का था। अर्नव को पता था कि मलिक परिवार की संपत्ति पूरे 10 खरब की संपत्ति है, तो उस परिवार के लिए 10 अरब जैसी रकम ज़्यादा मायने नहीं रखती। अगले ही पल अर्नव भी ऋषिकेश जी से हाथ मिलाते हुए कहता है, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम अर्नव है और मैं सिंह परिवार से हूँ। अर्नव ने तो ये सब मुस्कुराते हुए कहा था, और अर्नव ने आखिर में मैं सिंह परिवार से हूँ यह इसलिए कहा था क्योंकि अब अर्नव भी अपने परिवार को अमीर परिवारों की लिस्ट में शामिल करना चाहता था। लेकिन वही बिल्कुल उससे विपरीत अर्नव की पूरी बात सुन ऋषिकेश जी के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। उनके चेहरे पर इस समय हैरानी साफ देखी जा सकती थी, लेकिन वह अगले ही पल अपने आप को बड़ी मुश्किल से नॉर्मल करते हुए कहते हैं, वैसे मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, समय भी काफ़ी हो गया है। इतना कहने के बाद ऋषिकेश जी तुरंत अपने दोनों बॉडीगार्ड के साथ वहाँ से चले जाते हैं। ऋषिकेश जी को ऐसे तेजी के साथ जाते हुए देखकर अर्नव भी हैरान था, लेकिन वह भी अपने कंधे उचकाते हुए सागर के साथ चल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद ऋषिकेश जी अपनी गाड़ी में बैठे हुए होते हैं और उनके दोनों बॉडीगार्ड ड्राइवर और उसके बगल वाली सीट पर बैठे हुए होते हैं। ये दोनों बॉडीगार्ड ऋषिकेश जी के सबसे वफादार बॉडीगार्ड थे। इस समय ऋषिकेश जी गाड़ी में बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर शिकन नजर आ रही थी, और वह धीरे से बड़बड़ाते हुए अपने आप से कह रहे थे। वह लड़का अपने आप को सिंह परिवार से कह रहा था, कहीं वह उसी सिंह परिवार से तो नहीं जिससे गॉड बैज मार्शल आर्ट एम्परर जय सिंह थे। अगर ये लड़का उन्हीं के परिवार से है तो पक्का ये लड़का भी एक फाइटर होगा। अपने आप से इतना कहने के बाद ऋषिकेश जी अपने दोनों खास बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम दोनों उस लड़के के बारे में डिटेल निकलोगे, लेकिन याद रखना उस लड़के को तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए, और एक बार इस लड़के का बैकग्राउंड चेक करो, पर पता लगाओ कहीं ये सम्राट जय सिंह के बेटे जगदीश सिंह और मीना देवी का बेटा तो नहीं है। ऋषिकेश जी की बात सुनने के बाद एक बॉडीगार्ड गाड़ी से उतर जाता है। वही थोड़ी देर में अर्नव भी मार्केट से बाहर आ जाता है। फिर सागर और अर्नव दोबारा से गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। वह बॉडीगार्ड जो गाड़ी से नीचे उतरा था वह तुरंत एक बाइक से अर्नव की गाड़ी का पीछा करने लगता है। अर्नव इस समय तक थोड़ा थक गया था, इसीलिए वह अपनी आंख बंद कर लेता है। सागर घर के सामने गाड़ी लाने के बाद और पीछे मुड़ते हुए अर्नव से कहता है, मास्टर उठिए, घर आ गया है। सागर की बात सुनने के बाद अर्नव अपनी आंखों को झपकाते हुए खोलता है और फिर एक उबासी लेते हुए गाड़ी से नीचे उतर जाता है और फिर घर के अंदर जाकर बिना खाना खाए अपने कमरे में जाकर सो जाता है। वही वह बॉडीगार्ड अर्नव का पीछा करते करते अर्नव के घर तक आ गया था। अर्नव के घर को देखने के बाद वह बॉडीगार्ड इधर उधर देखता है, तभी उसे एक जगह पर 2-3 बूढ़े इंसान बैठे हुए दिखाई देते हैं। वह बॉडीगार्ड तुरंत उन बूढ़े इंसानों के पास जाते हुए कहता है, दादा प्रणाम। वहां पर 3 बूढ़े बैठे हुए थे। वह तीनों उसे बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहते हैं,
राम राम बेटा राम राम, लेकिन पहचाना नहीं कौन है तू। जिस पर वह बॉडीगार्ड तुरंत अर्नव के घर की तरफ उंगली से इशारा करते हुए उन्हें कहता है, वह दादाजी मैं इस गांव का नहीं हूं ना, मैं तो बस आपसे ये पूछने आया था, क्या वह सामने वाला घर जगदीश सिंह और मीना देवी का ही है। उस बॉडीगार्ड की बात सुनने के बाद उनमें से एक बूढ़ा इंसान कहता है, हाँ बेटा तूने सही पहचाना, वह घर जगदीश का ही है। उस बूढ़े इंसान की बात सुन वह बॉडीगार्ड राहत की सांस लेता है, लेकिन वह दोबारा से क्लियर करने के लिए उनसे पूछता है, क्या जो जगदीश जी हैं उनके पिता का नाम जय सिंह था। जिस पर वही बूढ़ा इंसान दोबारा कहता है, हाँ बेटा जगदीश के बापू का नाम जय सिंह ही था, बहुत भला आदमी था, सबकी मदद करा करता। उस बूढ़े इंसान की बात सुन वह बॉडीगार्ड तुरंत उसे बूढ़े इंसान को शुक्रिया कहता है और वापस से बाइक पर बैठकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह बॉडीगार्ड एक बड़े से मैंशन के स्टडी रूम में ऋषिकेश जी के सामने खड़ा था। ऋषिकेश जी तुरंत उस बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहते हैं, अंशुमन बताओ क्या खबर है। जिस पर वह बॉडीगार्ड गंभीरता से कहता है, सर आपका सोचना बिल्कुल सही था, वह लड़का सम्राट जय सिंह का पोता है और उनके माता पिता जगदीश जी और मीना देवी ही है। आखिर मलिक परिवार का फैमिली हेड अर्नव के माता पिता जगदीश और मीना को कैसे जानता है। आखिर उनका अर्नव के दादाजी जय सिंह के साथ किस तरह का रिश्ता है। क्या ऋषिकेश जी अर्नव के कोई दुश्मन है या फिर दोस्त। एपिसोड 47 हिडन केव। अंशुमन बताओ क्या खबर है। जिस पर वह बॉडीगार्ड गंभीरता से कहता है, सर आपका सोचना बिल्कुल सही था, वह लड़का सम्राट जय सिंह का पोता है और उसके माता पिता जगदीश जी और मीना देवी ही है। अपने बॉडीगार्ड अंशुमन की बात सुनने के बाद ऋषिकेश जी अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। इस समय ऋषिकेश जी के चेहरे को देखकर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था आखिर वह सोच क्या रहे हैं। वह चलते हुए एक अलमारी के पास आ जाते हैं और उस अलमारी को खोलने के बाद अलमारी के सीक्रेट लॉकर के अंदर से एक फोटो को बाहर निकालते हैं। उस फोटो में 4 व्यक्ति खड़े थे, 2 पुरुष थे 2 महिला। दोनों महिला बीच में खड़ी थी और एक पुरुष उन दोनों महिलाओं के बगल में खड़ा था। अगर अर्नव यहाँ पर होता और इस फोटो को ध्यान से देखता तो पहचान जाता कि इसमें से एक पुरुष और एक महिला उसके मम्मी पापा थे। ऋषिकेश जी उस फोटो के ऊपर से अपना हाथ घुमाते हुए कहते हैं, पूरे 13 साल हो गए हमें आपस में मिले हुए, सब कुछ कितना बदल गया ना। तेरी हर इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी मैं तेरे पास नहीं आ सका मेरे दोस्त। मुझे हमेशा पता रहता था कि तुम्हारे कैसे हालात हैं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे मिलने नहीं आया। सच में मैं बहुत बुरा हूं ना मेरे दोस्त, लेकिन मैं क्या करूं मेरे दोस्त, मैं सम्राट जय सिंह के वादे से बंधा हुआ हूं। अगर मैं तुम्हारे पास जाता हूं तो शायद सम्राट के दुश्मनों को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा और उन्होंने अब तक जो किया है उसके ऊपर पानी फिर जाएगा। मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त, मैं तुझसे नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन मैं तुझे वादा करता हूं जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं तेरे बेटे के ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आने दूंगा। जहां ऋषिकेश जी अपने हाथों में फोटो लिए बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रोहतक जेल से एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी बाहर निकलता है। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आचार्य इंद्र थे। जेल से बाहर आने के बाद आचार्य इंद्र आसमान की तरफ देखते हुए अपने हाथ जोड़ लेते हैं और फिर कहते हैं, गुरुदेव मैं आपका शिष्य इंद्र चौहान आपके बताए गए मार्ग पर चलते हुए आज सृष्टि की बाधा को तोड़ चुका हूं। आज मैंने मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर की रुकावट को तोड़ते हुए मार्शल आर्ट मोनार्क के लेवल में कदम रख दिया है। आज जाकर मुझे पता चला कि आप हमेशा ही मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर को एक बच्चा क्यों मानते थे। भले ही वह कहने में ग्रैंड मास्टर होते थे, लेकिन आपके सामने वह ऐसे होते थे जैसे डी क्लास फाइटर। गुरुदेव मैं आपसे वादा करता हूं कि एक दिन मैं भी आपकी तरह सम्राट कहलाऊंगा और आपके नाम को जीवित कर दूंगा। फिर जब मैं जहां से भी निकलूंगा तब सब यही कहेंगे, ये सम्राट जय सिंह का सबसे नालायक शिष्य इंद्र चौहान है जो आज सम्राट बन चुका है। गुरुदेव मैं आपकी विरासत को खोने नहीं दूंगा, बल्कि अगर मुझे समय मिला तो मैं आपकी इस विरासत को मेरे सबसे काबिल शिष्य नारायण रघुनंदन को भी सिखा दूंगा। यह मेरा आपसे वादा है गुरुदेव। इस समय आचार्य इंद्र की आवाज़ किसी बिजली की गड़गड़ाहट की तरह आसमान में फैल रही थी। आचार्य इंद्र की आवाज़ बिना लाउड स्पीकर के भी काफ़ी तेज थी और उनके शरीर की तंदुरुस्ती को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके जीवन में 100 वर्ष और जुड़ गए हैं। आचार्य इंद्र का शरीर इस समय 40 साल के व्यक्ति के जैसा दिखाई दे रहा था। कोई भी उन्हें देखकर यह नहीं बता सकता था कि इस बुजुर्ग व्यक्ति की उम्र 80 साल से भी ज़्यादा होगी। आचार्य इंद्र अपनी बात कहने के बाद वहां से ऐसे गायब होते हैं जैसे कोई भूत हो। हालांकि मार्शल आर्ट के नए लेवल में आने के बाद आचार्य इंद्र की रफ्तार बहुत तेज हो गई थी। उनकी रफ्तार जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाले चीता की रफ्तार से भी दोगुनी हो गई थी। चीता की रफ्तार 29 मीटर प्रति सेकंड की है, वही आचार्य इंद्र की रफ्तार 58 मीटर प्रति सेकंड की हो गई थी।
आचार्य इंद्र के वहां से जाने के बाद हिमालय पर्वत में तिब्बत के दूर दराज दक्षिण पश्चिम के कोने में संसार का सबसे रहस्यमयी पर्वत था, जो था कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत से 30 किलोमीटर दूर मानसरोवर झील थी, और मानसरोवर झील से भी 23 किलोमीटर दूर राक्षस ताल था। मानसरोवर झील और राक्षस ताल के बीचों बीच बर्फ से एक गुफा बनी हुई थी। इंसान की सामान्य आंखों से इस गुफा को देखना नामुमकिन था, यहाँ तक कि साइंस भी इस गुफा को नहीं खोज पाई थी। इस गुफा के बारे में सिर्फ भारत के कुछ प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि यह गुफा पृथ्वी पर होते हुए भी एक अलग ही आयाम में है। इस गुफा के अंदर इस समय 108 अघोरी अपनी साधना कर रहे थे, लेकिन इन अघोरियों से अलग एक बड़े से पत्थर के ऊपर एक बूढ़ा इंसान साधना में लीन था। इस बूढ़े इंसान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये बूढ़ा इंसान मर गया है। उस बूढ़े इंसान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक कंकाल साधना कर रहा है, और उसे कंकाल पर इंसानी त्वचा चढ़ा दी है। उस पत्थर में घास भी उगी हुई थी, जो उस बूढ़े इंसान के शरीर के कमर तक के हिस्से को ढके हुए थे। उसे बूढ़े इंसान के सफ़ेद रंग के बाल थे और काफ़ी बड़ी सफ़ेद रंग की दाढ़ी मूंछ थी। उस बूढ़े इंसान के बाल खुले हुए थे, जिस वजह से उसके बाल कमर से होते हुए पूरे पत्थर पर फैले हुए थे। यहाँ तक कि उस बूढ़े इंसान की दाढ़ी भी जमीन को छू रही थी, लेकिन फिर भी उस बूढ़े इंसान के चेहरे से एक अलग ही तरह का तेज महसूस किया जा सकता था। इतना बूढ़ा होने के बावजूद भी उसका चेहरा एकदम चमक रहा था। अगर यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति होता जिसके पास दिव्य शक्तियाँ हैं, तो वह ये देखकर हैरान हो जाता, क्योंकि उस बूढ़े इंसान के सिर के बिल्कुल बीचों बीच सहस्रार चक्र से नीले रंग की ऊर्जा निकल रही थी, और वह ऊर्जा पूरी गुफा में फैल रही थी। अगले ही पल उस बूढ़े इंसान की आंखों में हलचल होती है और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वह बूढ़ा इंसान बिना अपनी आंखें खोले अपने दाएं हाथ को उठाता है और हल्का झटका दे देता है। उस बूढ़े इंसान के इतना करने के तुरंत बाद गुफा में तेज हवा चलने लग जाती है। गुफा में तेज हवा को महसूस कर सभी अघोरी अपनी अपनी आंखें खोल लेते हैं। तभी उन सभी अघोरियों के दिमाग में एक व्यक्ति का चित्र दिखाई देता है, और अगले ही पल उन सभी अघोरियों को अपने दिमाग में बहुत ही बुद्धि मगर मन को मोह लेने वाली मधुर आवाज़ सुनाई देती है। इस व्यक्ति को प्रशिक्षित करने का कार्य तुम सभी का है। अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल कर इस व्यक्ति की आत्मा को प्रशिक्षित करो। उस बुढ़ी और मधुर आवाज में उन सभी अघोरियों को सिर्फ इतना ही कहा था। अगले ही पल वह सभी अघोरी अपनी गर्दन झुकते हुए कहते हैं, जो आज्ञा गुरुवा। उसके बाद वह सभी अघोरी अपनी अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल कर हवन की सामग्री इकट्ठी करने लग जाते हैं। कुछ ही देर में वह सभी अघोरी हवन की सारी सामग्री इकट्ठा कर लेते हैं और हवन शुरू कर देते हैं। हवन करने के लिए जो हवन कुंड था वह एक बड़े कमरे के जितना था। उस हवन कुंड को घेरे हुए 6 अलग अलग हवन कुंड और थे, लेकिन वह 6 हवन कुंड इतने बड़े नहीं थे जितना पहले वाला था। उन सभी 6 छोटे हवन कुंड पर हर दिशा में एक एक अघोरी बैठे थे, मतलब एक हवन कुंड पर 4 अघोरी थे, और जो बीच में 7वां सबसे मुख्य हवन कुंड था उसमें प्रत्येक दिशा में 21 अघोरी बैठे थे। इसके बाद वह सभी अघोरी अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सभी हवन कुंडों में अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं और फिर हवन करना शुरू कर देते हैं। तकरीबन 21 मिनट के बाद 7वें सबसे मुख्य हवन कुंड की अग्नि बीचों बीच योग साधना में बैठी हुई एक इंसान की आत्मा की परछाई दिखाई देती है। इस समय सभी अघोरियों की आंखें बंद थी, लेकिन हर मिनट के अंदर हर हवन कुंड के अंदर से एक अग्नि का गोला निकलकर उस आत्मा की परछाई के अंदर समाहित हो रहा था। जहां हिमालय में ये हवन हो रहा था वही अगली सुबह अर्नव जल्दी उठ जाता है। अर्नव ब्रह्म मुहूर्त के समय 3 बजे उठ गया था, और 3 बजे से लेकर 5 बजे तक अर्नव अपने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग और मेडिटेशन कर रहा था। नहा धोकर खाना पीना खाकर अर्नव तुरंत अपने ऑफिस में चला जाता है, लेकिन आज अर्नव अपनी मर्सिडीज में न जाकर रंजीत चोपड़ा की दूसरी गाड़ी में जाता है, जो थी BMW 2 सीरीज। इस गाड़ी की कीमत लगभग 50 लाख थी, और आज अर्नव को लेने सागर की जगह खुद रंजीत राणा आया हुआ था। अर्नव को ऑफिस में छोड़ने के बाद रंजीत राणा वहां से तुरंत निकल गया था, लेकिन गाड़ी को कंपनी में ही छोड़ गया था। रंजीत राणा का वहां से तेजी से जाने का कारण यह था कि उसे पता था कि आज कंपनी में रंजीत चोपड़ा की मौत की इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आएगी, और अगर वह कंपनी के आसपास भी दिखाई देता है तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसीलिए रंजीत राणा वहां से तुरंत निकल गया था। इस समय अर्नव अपने चेयरमैन के ऑफिस में चेयर पर बैठा था और कंपनी की प्रोग्रेस को देख रहा था। थोड़ी ही देर में रवि पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम को लेते हुए अर्नव के ऑफिस के सामने आता है और उसके दरवाजे को खटखटाता है। अर्नव बिना अपनी नज़रों को ऊपर किया कहता है, कम इन। अर्नव की आवाज़ सुन रवि तुरंत इन्वेस्टिगेशन टीम को अंदर ले जाता है। इस समय सबसे आगे एक लेडी पुलिस ऑफिसर चल रही थी। उसके कंधे पर मौजूद स्टार को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह SHO है। वह जैसे ही अंदर आते हैं तो अर्नव भी अपनी गर्दन ऊपर उठा लेता है।
वह एसएचओ अपना हाथ आगे बढ़ते हुए अर्नव से कहती है कि आई एम एसएचओ नैना गुप्ता, मैं मिस्टर रंजीत चोपड़ा की डेथ की इन्वेस्टिगेशन टीम की लीडर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप इन्वेस्टिगेशन में हमारा सहयोग करेंगे। नैना गुप्ता की बात सुनने के बाद अर्नव नैना गुप्ता से हाथ नहीं मिलाता है, बल्कि अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए नैना गुप्ता से कहता है, नमस्ते एसएचओ नैना गुप्ता, मैं अर्नव चोपड़ा क्लब्स का चेयरमैन। मैं आपके इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या मैं उससे पहले आपके इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर को देख सकता हूँ? एसएचओ नैना गुप्ता ये देखकर हैरान थी कि कंपनी का चेयरमैन सिर्फ एक 20 साल का लड़का है, और उसके इस तरह के एटीट्यूड को देखकर तो वह और भी ज़्यादा हैरान हो गई थी। एसएचओ नैना गुप्ता काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। पुलिस यूनिफॉर्म में भी उसका फिगर उभर कर आ रहा था, और कोई भी व्यक्ति उसे देखा था तो सिर्फ देखता ही रह जाता था। और जवान लड़के तो खुद उसे कम्प्लीमेंट और आगे से आकर उससे बात करने की कोशिश करते थे। वह सिर्फ उसे किसी न किसी तरह से छूने का कोई बहाना ढूंढते रहते थे। लेकिन यहाँ पर तो अर्नव बिल्कुल उल्टा था। अर्नव उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिख रहा था, जिस वजह से उसको अपनी खूबसूरती पर शक होने लगता है। लेकिन इस समय नैना गुप्ता अपने काम के लिए आई थी, जिस वजह से वह इन ख्यालों को त्यागते हुए अर्नव को एक फाइल आगे बढ़ते हुए देती है। अर्नव भी फाइल लेते हुए उन्हें बैठने का इशारा करता है। नैना गुप्ता तुरंत अर्नव के सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है और अर्नव को ध्यान से देखती है। एसएचओ नैना गुप्ता भी अर्नव की अट्रैक्शन से बच नहीं पाए और वह अर्नव को एकटक देखती रह जाती है। वही अर्नव फाइल को अपने हाथ में लेकर उसे पूरा पढ़ लेता है। फाइल को अच्छे से पढ़ने के बाद अर्नव उस फाइल को वापस से नैना गुप्ता को देते हुए कहता है, आपके पास 3 दिनों का समय है। आप 3 दिनों में मिस्टर रंजीत चोपड़ा की डेथ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर पाए तो ठीक है, वरना आपको यह इन्वेस्टिगेशन बंद करनी पड़ेगी। अब आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन में हमारी किसी तरह से कोई ज़रूरत पड़े तो आप एक्टिंग प्रेसिडेंट रवि से बात कर सकती हैं, वह आपकी इन्वेस्टिगेशन में पूरी मदद करेगा। इतना कहने के बाद अर्नव एक गहरी सांस छोड़ता है और फिर एसएचओ नैना गुप्ता से कहता है, उम्मीद करता हूं कि आपकी इन्वेस्टिगेशन सफल रहे। आप अपना काम आराम से कर सकते हैं, मुझे कॉलेज में भी जाना है, तो मैं चलता हूं। इतना कहने के बाद अर्नव अपनी चेयर से उठकर वहां से निकल जाता है। नैना गुप्ता इस समय अर्नव से इस तरह से नज़रअंदाज होते देखकर काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। वही अर्नव नीचे जाकर अपनी प्योर ब्लैक BMW 2 सीरीज़ को खुद चलते हुए कॉलेज की तरफ निकल जाता है। सागर मर्सिडीज से सलोनी को कॉलेज लेकर आ गया था। अर्नव जैसे ही अपनी ब्लैक BMW से कॉलेज में एंटर करता है तो सभी उसकी गाड़ी को देख रहे थे, क्योंकि अर्नव की ब्लैक BMW एक अलग ही तरह की ग्लॉसी लुक दे रही थी, जिस वजह से ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी को अभी अभी शोरूम से बाहर निकाला है। अर्नव गाड़ी को पार्क करके जैसे ही आगे बढ़ता है तो वह किसी से टकरा जाता है। क्या आचार्य इंद्र के गुरुदेव अर्नव के दादा जय सिंह ही हैं? आखिर वह बूढ़ा व्यक्ति कौन था जो उन अघोरियों को आदेश दे रहा था? क्या पुलिस रंजीत चोपड़ा के मर्डर के किसी सबूत को ढूंढ पाएगी? आखिर अर्नव किससे टकरा गया है? एपिसोड 48 कॉलेज ब्यूटी क्वीन गौरी। उम्मीद करता हूं कि आपकी इन्वेस्टिगेशन सफल रहे। आप अपना काम आराम से कर सकते हैं, मुझे कॉलेज में भी जाना है, तो मैं चलता हूं। इतना कहने के बाद अर्नव अपनी चेयर से उठकर वहां से निकल जाता है। नैना गुप्ता इस समय अर्नव से इस तरह से नज़रअंदाज होते देखकर काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। वही अर्नव नीचे जाकर अपनी प्योर ब्लैक BMW 2 सीरीज़ को खुद चलाते हुए कॉलेज की तरफ निकल जाता है। सागर मर्सिडीज से सलोनी को कॉलेज लेकर आ गया था। अर्नव जैसे ही अपनी ब्लैक BMW से कॉलेज में एंटर करता है तो सभी उसकी गाड़ी को देख रहे थे, क्योंकि अर्नव की ब्लैक BMW एक अलग ही तरह की ग्लॉसी लुक दे रही थी, जिस वजह से ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी को अभी अभी शोरूम से बाहर निकाला है। अर्नव गाड़ी को पार्क करके जैसे ही आगे बढ़ता है तो वह किसी से टकरा जाता है। अचानक किसी के टकराने से अर्नव को तो ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, लेकिन दूसरा वाला व्यक्ति जो अर्नव से टकराया था वह ज़मीन पर गिर गया था। जब अर्नव नीचे देखता है तो वह ये देखता है कि वह जिससे टकराया था वह एक लड़की थी। उस लड़की ने बेबी पिंक कलर पंजाबी सूट डाल रखा था और सूट के साथ मैच करने के लिए उसने फ्लावर प्रिंट जूती पहन रखी थी। उसे लड़की का रंग एकदम गोरा था और उसकी त्वचा साफ और एकदम मुलायम थी। उस लड़की ने अपने होठों पर गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी। उस लड़की की आंखों पर एक सुंदर सा चश्मा भी था। उसने अपने बाल खुला छोड़ रखे थे। उसने कानों में थोड़े बड़े गोल झुमके पहन रखे थे। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अप्सरा स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आ गई हो। उस लड़की का हर फीचर कमाल का था। वही आज अर्नव ने कुर्ते पजामे की जगह वाइट शर्ट डाल रखी थी और ब्लैक नैरो फॉर्मल पैंट डाल रखी थी और उसके ऊपर पतली ब्लैक स्लीक बेल्ट थी। वह वाइट शर्ट अर्नव की बॉडी पर बिल्कुल फिट थी।
अर्नव ने उस वाइट शर्ट को पेट के अंदर टक इन कर रखा था और शर्ट की स्लीव सोल्ड थी। इसमें अर्नव का एक अलग ही अवतार सामने आ रहा था। वही उस लड़की के पास उसकी कुछ किताबें थी जो अर्नव के टकराने से नीचे गिर गई थी। वह लड़की अपना हाथ पकड़ते हुए खड़ी होती है और गुस्से में अर्नव को देख रही थी। फिर वह लड़की गुस्से में अर्नव से कहती है, पागल है क्या, देखकर नहीं चल सकता क्या? भगवान ने यह आँख किस लिए दी हैं? सांड सा शरीर लेकर बिना देखे इधर उधर घूमते रहते हैं। अब मुझे क्या घूर रहा है, चुपचाप इन किताबों को उठा कर दे। उस लड़की की बात सुनने के बाद अर्नव हैरान था। वह ये सोच रहा था कि लड़की खुद आकर उससे टकराई है और अब उसी के ऊपर भड़क रही है। अर्नव भी उस लड़की की तरफ देखते हुए उसे कहता है, बिना इंजन की एक्सप्रेस ट्रेन पहले तो खुद मुझे टकराती है और फिर बाद में मेरे ऊपर ही भड़क रही है। इस भेजे में भेजा है या नहीं? मुझे सांड कह रही है। खुद खुट्टा टुडाए भैंस की तरह इधर उधर भाग रही है। अकल नाम की चीज़ नहीं है। अर्नव के मुंह से अपने आप के लिए भैंस शब्द सुनकर वह लड़की और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अर्नव से कहती है, भैंस किसे कह रहा है, किसे कह रहा है भैंस? मैं तुझे भैंस जैसी दिखती हूँ? कॉलेज का हर लड़का प्रपोज करना चाहता है मुझे। वह तो मैं ही हूँ जो किसी को भाव नहीं देती। अब चुपचाप तू मेरी बात मान जा, वरना मेरे एक बार कहने पर कॉलेज के सभी लड़के तुझे पीट देंगे। वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट जब कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की गोरी को किसी के साथ लड़ते हुए देखते हैं तो वह भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। गोरी की बात सुनकर कॉलेज के सभी लड़के अर्नव को गुस्से में देख रहे थे, लेकिन सभी को अर्नव कुछ देखा देखा लग रहा था और अगले ही पल उन्हें कल का सीन याद आ जाता है। उस सीन को याद करके सभी लड़के इधर उधर देखने लग जाते हैं। वही अर्नव गौरी की बात सुनने के बाद कहता है, सभी लड़के तुझे पसंद करते हैं, इसका मतलब कॉलेज के हर लड़के की आंख खराब है। मुझे लगता है उन सभी की आंखों में मोतियाबिंद हो गया है और इसका उन्हें जल्द ऑपरेशन कर लेना चाहिए। और तुम मुझे पिटवाने की बात कर रही है? एक बार बोल तो सही, मैं भी देखता हूँ कौन आगे आता है। अर्नव की बात सुनकर सभी लड़कों को पसीने आने लग गए थे। वही शायद गोरी को अभी भी समझ नहीं आया था कि वह किसके सामने खड़ी है, इसीलिए वह भीड़ में मौजूद हटे कट्टे लड़के की तरफ देखते हुए कहती है, लड़के तुम जरा एक बार इसको सबक सिखाना। गोरी ने जिस लड़के को कहा था वह बॉडी बिल्डर के जैसा था, लेकिन वह लड़का झूठी स्माइल पास करते हुए गोरी से कहता है, अगर आप किसी और दिन कहती तो मैं पक्का लड़ लेता, लेकिन आज मेरा ना थोड़ा पेट खराब है, इसीलिए मैं लड़ नहीं पाऊंगा। इसके लिए मुझे माफ़ करना, अभी के लिए मैं चलता हूँ। इतना कहने के बाद वह लड़का इतनी तेजी से वहाँ से भाग कर जाता है जैसे उसे अभी ही बहुत जोर से प्रेशर आ रखा हो। वहाँ पर मौजूद बाकी के लड़कों को भी पता था कि गोरी अब किसी न किसी दूसरे लड़के को कहेगी, इसलिए वह सभी लड़के कोई ना कोई बहाना बनाते हुए तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। गोरी उन सभी लड़कों को इस तरह से 9-2-11 होते देखकर हैरान थी। पहले तो ये लड़के हमेशा ही उसके आगे पीछे घूमते रहते थे, लेकिन आज जब उसने उनसे मदद मांगी तो सब ऐसे भाग रहे हैं जैसे उन्होंने कोई शैतान देख लिया हो। वहीं गोरी की दोस्त ये देखकर डरी हुई थी कि गोरी उस लड़के के साथ लड़ रही है जिसने कल एक मौके में गाड़ी के बोनट को चकनाचूर कर दिया था। लेकिन वहां पर जो लड़कियां थीं वह अर्नव को देखकर आहें भर रही थी। तभी गोरी की एक कोमल नाम की सहेली गोरी के पास आते हुए धीमी आवाज में उसे कहती हैं, अरे गोरी, तू ये क्या कर रही है? तू किसके साथ भीड़ रही है? तुझे पता भी है यह उद्धरण चिन्ह? कोमल इससे आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही गोरी उसकी बात को बीच में काटते हुए कहती है, कोमल, अब तू भी इस लड़के की साइड ले रही है। मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी, और रही बात इस लड़के की तो मुझे जानना भी नहीं है आखिर यह है कौन। आज तुम इस लड़के को जरूर सबक सिखा कर रहूंगी। इधर अर्नव उन दोनों लड़कियों की खुसर पुसर सुन रहा था और वह अब यहाँ पर और तमाशा नहीं करना चाहता था। और अर्नव सोचता है कि यह मामला कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था जो इतना लंबा खींच गया, इसीलिए वह तुरंत झुककर उसे लड़की की सभी किताब उठाकर उसे देते हुए कहता है, येलो, अब इन पर चढ़कर नाच लेना, भैंस कहीं की। इतना कहने के बाद अर्नव वहां से जाने लगता है। वही अर्नव की बात सुनने के बाद गोरी दोबारा से गुस्से में अर्नव से कहती है, सांड, खुला सांड। अर्नव गोरी की बातों का नज़रअंदाज करते हुए अपनी बॉडी को फ्लेक्स करते हुए वहां से निकल जाता है। अर्नव की इस हरकत को देखकर गोरी पैर पटकने से खुद को रोक नहीं पाए और पैर पटकते हुए कहती है, खुला सांड। इतना कह गोरी भी वहां से चली जाती है। गोरी की फ्रेंड कोमल जब गोरी को वहां से जाते हुए देखती हैं तो वह भी उसके पीछे दौड़ते हुए उसके पास जाती है और उसके पास आकर उसे रहती है, गोरी, क्या तुझे पता है कि वह लड़का कौन था और तू किससे लड़ रही थी? कोमल की इस बात को सुनकर गोरी झुंझलाते हुए कहती है, कोमल, क्या तूने जब से उस लड़के को जानती है लगा रखा है? आखिर है कौन वो जो खुले सांड की तरह तो पूरे कॉलेज में घूम रहा है?
गौरी किस बात को सुनकर कोमल उसे रोक लेती है और उसको दोनों कंधों से पकड़ते हुए उसे कहती है, कल तू कॉलेज में नहीं आई ना, इसीलिए तूने ना बहुत कुछ मिस कर दिया। और मैं सुबह से तुझे जिस लड़के के बारे में बता रही हूँ ना, वह वही डेमन था जो कॉलेज की सभी लड़कियों का क्रश बना हुआ है। यार गौरी, वैसे ना, तेरी वजह से मैंने उस डेमन को बिल्कुल पास से देखा। यार वह सच में पास से देखने में और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। हाय यार, उसकी बॉडी, उसकी आंखें कितनी अट्रैक्टिव है। और आज तूने जो वह पार्किंग में नीले रंग की मर्सिडीज देखी थी ना, कल वह इसी गाड़ी में आया था। और आज देख, उसने उस गाड़ी को अपनी बहन को दे दिया और खुद एक नई ब्लैक BMW में आया है। कोमल की सारी बात सुनने के बाद अब जाकर गौरी को पता चला था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड जो सुबह से डेमन नाम के लड़के की रट लगाई जा रही थी, वह वही लड़का होगा जिससे वह अभी थोड़ी देर पहले लड़ रही थी। गौरी तुरंत अपनी बेस्ट फ्रेंड कोमल की तरफ देखते हुए उसे कहती है, क्या वह सच में वही था जिसके बारे में तू सुबह से मुझे बता रही थी? और तुम उसे सुबह से डेमन कहकर क्यों बुला रही हो? उसका कोई नाम नहीं है क्या, या उसका नाम ही डेमन है? गौरी के इस सवाल पर कोमल गौरी बताती है, हाँ, वह लड़का वही था। और रही बात उस लड़के के नाम की, तो पूरे कॉलेज में किसी को भी उस लड़के का नाम नहीं पता, बस छोड़कर उसकी बहन को। लेकिन कल वाले हादसे के बाद कोई भी उसकी बहन के पास नहीं जा रहा है। सभी को यही लग रहा है कि अगर कोई भी उसकी बहन के पास गया और उसे पता चल गया तो वह उन्हें भी पीट देगा। कोमल की बात खत्म होने के तुरंत बाद गौरी हैरान होते हुए कहती है, मतलब वह जो नीली मर्सिडीज से लड़की उतरी थी, वह उस खुले सांड की बहन है? यार वह लड़की तो सच में काफ़ी ज़्यादा प्रिटी थी। और जैसा तूने बताया कि कल उसने गाड़ी को तोड़ दिया था और आज मुझसे टकरा गया, इस हिसाब से वह पक्का एक सांड है। अगर वह कॉलेज में ऐसे ही घूमता फिरता रहा तो वह पक्का कॉलेज को तोड़ देगा। सांड कहीं का। वैसे वह आज कॉलेज में करने क्या आया है? गौरी की इस बात को सुनकर उसकी फ्रेंड कोमल इधर उधर देखती हैं। जब उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता तो वह एक राहत के सांस लेती है। उसे डर था कि कहीं कोई लड़की गौरी के द्वारा डेमन को सांड कहते हुए ना सुन ले। फिर कोमल गौरी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, मुझे क्या पता वह कॉलेज में करने क्या आया है, चल उसके पीछे चलकर देखते हैं। कोमल की बात पर गौरी तुरंत रहती है, अरे नहीं नहीं, कहाँ उस खुले सांड के पीछे जा रही है? अभी हमारी क्लास शुरू होने वाली है, चल पहले क्लास में चलते हैं। इतना कहने के बाद दोनों लड़कियां अपनी क्लास में चली जाती हैं। वही कॉलेज में घूमता हुआ अर्नव भी स्टूडेंट से BCA फर्स्ट ईयर की क्लास के बारे में पूछते हुए क्लास की तरफ जाने लगता है। अर्नव जहां से भी निकलता और उसके नए लुक की वजह से सभी लड़कियां उसे ऐसे घूर रही थी जैसे अभी जाकर उससे लिपट जाएगी। अर्नव उन सभी लड़कियों की इस तरह की नज़र को महसूस कर ऑकवर्ड हो जाता है। वहीं BCA फर्स्ट ईयर की क्लास में स्टूडेंट बैठे हुए थे और पोडियम पर 41 साल की उम्र का लेक्चरर सभी स्टूडेंट को लेक्चर दे रहा था। इस क्लास में गौरी और कोमल भी बैठी हुई थी। अर्नव क्लास के सामने आते हुए लेक्चरर से कहता है, मे आई कम इन सर? अर्नव की आवाज़ सुन लेक्चरर दरवाजे की तरफ देखता है और अपनी आंखों पर मौजूद मोटे चश्मे को अपनी बीच वाली उंगली से नीचे करते हुए अर्नव को देखता था। इस समय क्लास में मौजूद सभी स्टूडेंट भी अर्नव को देख रहे थे। इस समय तो सभी लड़के अर्नव को देखकर हिल गए थे और लड़कियां तो उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह उनका पहला प्यार हो। सभी लड़के बस यही सोच रहे थे कि आज उनकी क्लास में से किस लड़के की शामत आई है, जो ये लड़का खुद उनकी क्लास में चलकर आया है। लेकिन वह लेक्चरर कहता है, यस कम इन, बट हु आर यू? लेक्चरर की बात सुन अर्नव क्लास के अंदर आता है और उनको अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है, सर आई एम अर्नव, आपकी क्लास का न्यू स्टूडेंट। अर्नव का नाम जानने के बाद और यह पता लगने के बाद कि अर्नव उनकी क्लास का स्टूडेंट है तो लड़कियां तो झूम उठी थी, लेकिन लड़के मायूस हो गए थे क्योंकि उन्हें भी पता था कि क्लास की सभी लड़कियां अर्नव को पसंद करती है, इसीलिए वह इस तरह से मायूस थे। वही इस समय गौरी का मुंह हैरानी में खुला हुआ था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आज सुबह वह जिस लड़के से लड़ रही थी वह उन्हीं की क्लास का नया स्टूडेंट होगा, और तो और वह वही लड़का होगा जिसकी चर्चा सुबह से कॉलेज में हो रही है। लेक्चरर अर्नव की तरफ देखते हुए गंभीरता से कहते हैं, कॉलेज के बीच में एडमिशन पिछले कॉलेज से निकाल दिए थे क्या? लेक्चरर की बात सुन अर्नव हैरान हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वह समझ जाता है कि कॉलेज के बीच में एडमिशन लेने वाले बच्चों को इस तरह से ही देखा जाता है। इसीलिए अर्नव लेक्चरर की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। जब लेक्चरर अर्नव के व्यवहार को देखते हैं तो अपने चश्मे को दोबारा ऊपर करते हुए अपने हाथ से अर्नव को बैठने का इशारा कर देते हैं। अर्नव भी एक गहरी सांस छोड़ते हुए खाली सीट को ढूंढने की कोशिश करता है। बहुत सी लड़कियां अर्नव को उनके पास बैठने के लिए जगह दे रही थी, लेकिन अर्नव सभी को इग्नोर करते हुए सबसे लास्ट में जाकर बैठ जाता है। सबसे लास्ट में एक पूरी डेस्क पर एक मोटा लड़का अपना हेड डाउन किए बैठा हुआ था। अर्नव उस लड़के के बगल में जाकर बैठ जाता है
अर्नव को उस लड़के के बगल में बैठा देखकर सभी लड़के अर्नव के लिए दुखी हो रहे थे, क्योंकि इस समय अर्नव जिस लड़के के बगल में बैठा था वह लड़का क्लास का सबसे बदमाश लड़का था। अर्नव के कॉलेज का पहला दिन कैसा बीतेगा? क्या एक क्लास में होने से अर्नव और गौरी की फिर से लड़ाई होगी? आखिर उस अर्नव के उस बदमाश लड़के के पास बैठने से वह बदमाश लड़का किस तरह से रिएक्ट करेगा? एपिसोड 49 लेट्स चेक फाइटर लेवल। लेक्चरर अर्नव के व्यवहार को देखते हैं तो अपने चश्मे को दोबारा ऊपर करते हुए अपने हाथ से अर्नव को बैठने का इशारा कर देते हैं। अर्नव भी एक गहरी सांस छोड़ते हुए खाली सीट को ढूंढने की कोशिश करता है। बहुत सी लड़कियां अर्नव को उनके पास बैठने के लिए जगह दे रही थी, लेकिन अर्नव सभी को इग्नोर करते हुए सबसे लास्ट में जाकर बैठ जाता है। सबसे लास्ट में एक पूरी डेस्क पर एक मोटा लड़का अपना हेड डाउन किए बैठा हुआ था। अर्नव उस लड़के के बगल में जाकर बैठ जाता है। अर्नव को उस लड़के के बगल में बैठा देखकर सभी लड़के अर्नव के लिए दुखी हो रहे थे, क्योंकि इस समय अर्नव जिस लड़के के बगल में बैठा था वह लड़का क्लास का सबसे बदमाश लड़का था। हालांकि सभी को पता था कि अर्नव भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन भले ही ये लड़का मोटा था, लेकिन यह मोटा लड़का उनके कॉलेज के मार्शल आर्ट क्लब का हिस्सा था, और यह मोटा लड़का कॉलेज के डी क्लास फाइटर्स में से सबसे ताकतवर फाइटर है। इस मोटे लड़के ने कॉलेज में आने के 3 महीने बाद ही कॉलेज के पहले और नए सभी डी क्लास फाइटर को हराकर उसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी, और अभी यह मोटा लड़का इतना ताकतवर हो गया था कि यह शायद कुछ दिनों में सी क्लास फाइटर बन जाएगा, और उनके कॉलेज में एक स्टूडेंट का सी क्लास फाइटर होना बहुत बड़ी बात थी। हालांकि कॉलेज में अभी भी बहुत से ए क्लास फाइटर थे, लेकिन उन फाइटर्स की संख्या इतनी कम थी कि उनको उंगलियों पर गिना जा सकता था। इसी वजह से सभी स्टूडेंट अब अर्नव को ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई बकरा हो जो थोड़ी देर में हलाल होने वाला है। वही वह मोटा लड़का अचानक से अपने पास किसी के बैठने की आहट सुनकर अपनी आंखें खोलकर अर्नव की तरफ देखता है, और वह मोटा लड़का जैसे ही अर्नव को अपने पास बैठा देखता है तो उसकी आंखों में ठंडक नजर आने लग जाती है। अर्नव भी उस लड़के की नज़रों से आ रही ठंडी लहर को महसूस कर लेता है। अर्नव समझ गया था कि सामने वाला भी एक फाइटर है। इसके बाद अर्नव अपनी गर्दन चटकाते हुए अपने चेहरे पर बिना किसी इमोशन के उस मोटे लड़के की तरफ देखता है। अर्नव ने जब तक उस मोटे लड़के की तरफ नहीं देखा था तब तक तो नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही वह उस मोटे लड़के को देखता है तो उस मोटे लड़के को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कुछ देर में उसके शरीर का खून जम जाएगा। अर्नव की नज़रों से आ रही ठंडक को महसूस कर उस मोटे लड़के को पता चल गया था कि अर्नव भी एक फाइटर है, और वह भी उससे भी ताकतवर। उस मोटे लड़के को ऐसा लग रहा था जैसे अर्नव सी क्लास फाइटर है। हालांकि यहाँ पर अर्नव को खुद भी नहीं पता था कि वह किस लेवल का फाइटर है। अब वह मोटा लड़का दोबारा से शांति से अपना हेड डाउन करके बैठ जाता है। क्लास में मौजूद सभी स्टूडेंट जब इस दृश्य को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें लगता है कि शायद टीचर के होने से इस मोटे लड़के ने अर्नव को कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद टीचर भी वहाँ से चले जाते हैं। टीचर पर चले जाने के बाद सभी लड़के पलटते हुए अर्नव की तरफ देखते हैं। वह मोटा लड़का अब दोबारा से अपनी आंखें खोलते हुए अर्नव को देखता है। वह भी यह जानने के लिए काफ़ी उत्सुक था कि अर्नव उससे कितना ताकतवर है, इसलिए वह मोटा लड़का बिना कोई वार्निंग दिए अर्नव के ऊपर हमला कर देता है। उस मोटे लड़के के अचानक से थोड़ा हिलने से ही अर्नव को अंदेशा हो गया था कि उसके ऊपर हमला होने वाला है, इसलिए वह तुरंत टेबल के ऊपर हाथ लगाते हुए अपने शरीर को साइड की तरफ धकेल देता है, जिससे अर्नव टेबल के बाहर आ गया था। वह मोटा लड़का भी फुर्ती के साथ टेबल के ऊपर पैर रखता है और हवा में कूदते हुए अर्नव के ऊपर पंच से हमला कर देता है। अब अर्नव टेबल से बाहर आ गया था, इसलिए अब वह फ्रीली मूव कर सकता था, इसलिए वह तुरंत ऊपर की तरफ अपनी हथेली करते हुए उस मोटे लड़के के पंच को रोक लेता है। जैसे ही उस मोटे लड़के का पंच अर्नव की हथेली से टकराता है तो अर्नव तुरंत हथेली को बंद करते हुए उस मोटे लड़के के पांच को अपनी हथेली में जकड़ लेता है, और फिर किसी कटी पतंग की तरह अर्नव उस भारी भरकम मोटे लड़के को हवा में से ही पोडियम पर फेंक देता है। वह मोटा लड़का सीधा लेक्चर स्टैंड पर जाकर लगता है, जिससे वह लेक्चर स्टैंड टूट जाता है। वही उस मोटे लड़के को फेंकने के बाद अर्नव दोबारा से टेबल पर जाकर शांति से बैठ जाता है। इस समय पूरी क्लास में सन्नाटा छाया हुआ था। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी क्लास का सबसे ताकतवर लड़के की यह हालत हो रही है। अर्नव ने जितनी आराम से इस मोटे लड़के को हराया था, उससे सभी यह समझ गए थे कि अर्नव इस मोटे लड़के से काफ़ी ताकतवर है और वह भी शायद एक फाइटर है। हालांकि अर्नव ने उस मोटे लड़के के ऊपर अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, जिस वजह से उस मोटे लड़के को ज़्यादा चोट नहीं आई थी। अगले ही पल पर मोटा लड़का खड़ा हो जाता है और अर्नव के पास जाते हुए अर्नव से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस क्लास के फाइटर हो? उस मोटे लड़के की बात सुनने के बाद अर्नव उस मोटे लड़के को बिना किसी इमोशन के साथ देखता है।
और बिल्कुल शांत आवाज में उस मोटे लड़के से कहता है, मैं अर्नव हूँ और मुझे नहीं पता मैं किस क्लास का फाइटर हूँ। वैसे तुम कौन हो और तुमने मेरे ऊपर हमला क्यों किया? अर्नव की बात सुनने के बाद वह मोटा लड़का अर्नव से कहता है, मेरा नाम योगेश है, मैं एक डी क्लास फाइटर हूँ और बहुत जल्द सी क्लास बन जाऊंगा। मैं बस तुम्हारी ताकत जानना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर हमला किया। योगेश की इस बात को सुनने के बाद अर्नव कहता है, अब जान लिया ना, वैसे ये कैसे पता लगाया जाता है कि कौन किस क्लास का फाइटर है? अर्नव की इस बात को सुनने के बाद तो योगेश को विश्वास हो गया था कि अर्नव को अपनी फाइटर क्लास के बारे में नहीं पता। पहले तो उसे लगा था कि शायद अर्नव उसको बताना नहीं चाहता, लेकिन अर्नव की इस बात ने उसे कन्फर्म कर दिया था। वह अब अर्नव को सब कुछ बताते हुए कहता है, अब तो एक फाइटर के क्लास को पहचानना बहुत ही आसान हो गया है। पहले ये काफ़ी मुश्किल होता था। हमारे कॉलेज में एक मशीन है जिससे फाइटर की क्लास को पहचाना जाता है। उस मशीन से तुम्हारी पंचिंग स्पीड, तुम एक सेकंड में कितने पंच मारते हो और पंच से कितना डैमेज होता है, तुम्हारे पंच में कितनी पावर है, तुम्हारे मूवमेंट स्पीड और तुम्हारा रिएक्शन स्पीड कैलकुलेट करके तुम्हारी फाइटर क्लास का पता लगाया जाता है। योगेश की बात सुनने के बाद अब अर्नव का भी मन यह जानने को हो रहा था आखिर वह किस क्लास का फाइटर है। फाइटर क्लास के बारे में सोचकर अर्नव खुश हो गया था, लेकिन वह अपने चेहरे के हाव भाव को बिल्कुल भी नहीं बदलता। उसका चेहरा अभी भी पहले की तरह शांत था। इसके बाद वह योगेश की तरफ देखते हुए कहता है, चलो आज देख लेते हैं मैं किस क्लास का फाइट हूँ। मुझे भी पता चल जाएगा आखिर कैसे एक फाइटर की क्लास को डिवाइड किया जाता है। वैसे कॉलेज में सबसे पावरफुल फाइटर कौन है? अर्नव की इस बात पर योगेश गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, कॉलेज का सबसे ताकतवर फाइटर नारा परिवार से पारस नारा है, और ये लड़का वासु नारा का बड़ा भाई है। पारस नारा एक क्लास फाइटर है और वह बहुत जल्द एस क्लास फाइटर बनने वाला है। वासु नारा, इस नाम को सुनने के बाद अर्नव को उस लड़के का चेहरा दिखाई देता है कल जिसकी गाड़ी को उसने एक पंच में कबाड़ा कर दिया था। लेकिन अगले ही पल अर्नव अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और योगेश की तरफ देखते हुए उसे कहता है, तो फिर चलकर देख ही लेते हैं मैं किस लेवल का फाइटर हूँ। अर्नव की बात सुनने के बाद योगेश और अर्नव तुरंत मार्शल आर्ट क्लब की तरफ जाने लगते हैं। योगेश अर्नव कॉमर्स लैब क्लब के टीचर अतुल धींगरा के पास लेकर चला जाता है। अतुल धींगरा जैसे ही योगेश को देखते हैं वह तुरंत योगेश से कहते हैं, अरे योगेश तुम यहाँ, मुझे लगता है तुम सी क्लास फाइटर बन चुके हो, इसीलिए तुम आज सी क्लास फाइटर का टेस्ट देने आए हो। अतुल धींगरा की बात सुनने के बाद योगेश तुरंत उन्हें मना करते हुए कहता है, अतुल सर आप भी कैसी बात कर रहे हैं, मैं इतनी जल्दी सी क्लास फाइटर कैसे बन सकता हूँ? वह कहना आज हमारी क्लास में एक स्टूडेंट आया है और वह लड़ने में काफ़ी अच्छा है। मुझे भी उससे लड़ने में दिक्कत हो रही थी, मुझे लगा वह भी एक फाइटर है तो मैं उसे क्लब में ज्वाइन करने के लिए लेकर आ गया। योगेश यहाँ पर यह तो नहीं बता सकता था कि अर्नव ने एक ही बार में उसे उठाकर दूर पटक दिया था, इसीलिए वह ये कहता है कि उसे उससे लड़ने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन वही अतुल धींगरा योगेश की बात सुनकर हैरान हो गए थे। उन्हें अच्छे से पता था कि योगेश डी क्लास फाइटर में सबसे ताकतवर फाइटर है और बहुत जल्द सी क्लास फाइटर भी बनने वाला है। इसीलिए योगेश से मुंह से यह सुना कि उसे भी किसी से लड़ने में दिक्कत हो रही थी तो पक्का वह व्यक्ति सी क्लास फाइटर होगा। अतुल धींगरा उस लड़के से मिलने के लिए काफ़ी उत्सुक हो गए थे, इसलिए वह तुरंत योगेश से पूछते हैं, योगेश कहाँ है वह फाइटर, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अतुल धींगरा की बात खत्म होने के तुरंत बाद वहाँ पर एक और लड़का आते हुए योगेश से कहता है, अरे योगेश क्या तुम्हारी क्लास में भी एक और फाइटर आ गया है? ज़रा मैं भी तो देखो उस फाइटर को कौन है वो, जिसकी हमारे मोस्ट पावरफुल डी क्लास फाइटर योगेश इतनी तारीफ कर रहे हैं। उस लड़के ने एक नीले रंग का घुटनों के ऊपर तक का शॉर्ट्स पहन रखा था और उस लड़के ने अपनी कमर पर रबर बैंड टाइप का कुछ पहन रखा था। उस लड़के की बॉडी किसी मार्शल आर्टिस्ट की तरह दें। उस लड़के के दोनों हाथों की नसें फूली हुई और उभरी हुई थी। उस लड़के के लेफ्ट चेस्ट वाले हिस्से पर और राइट कंधे पर एक टैटू बना हुआ था, जिस वजह से उस लड़के की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो रही थी। वही उस लड़के की बात सुनने के बाद योगेश कहता है, ओह मुझे नहीं पता था, मेरे ले हुए उसे व्यक्ति को सीनियर अरविंद हुड्डा भी देखना चाहेंगे। चलो अब मैं आप दोनों को उस फाइटर से मिला ही देता हूँ। इतना कहने के बाद योगेश अपने बगल में खड़े अर्नव की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं जिस फाइटर को लेकर आया हूँ वह ये है, इनका नाम अर्नव है और यह यहाँ पर अपनी फाइटर क्लास जानने के लिए आए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि अतुल सर और सीनियर अरविंद मेरे दोस्त अर्नव की मदद करेंगे। अर्नव योगेश की इस बात को सुनकर हैरान हो गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि योगेश उसे अपना दोस्त कहकर संबोधित करेगी, और वैसे भी अर्नव कहीं ना कहीं समझ गया था कि अरविंद का योगेश के साथ कुछ अलग ही मामला है। और योगेश के बोलने के तरीके से अर्नव को समझ आ रहा था कि योगेश बार बार अरविंद को टारगेट कर रहा है।
और वैसे भी योगेश उसे जब से मिला है तब से उसने कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं की थी। हालांकि शुरू में उसने उसे बिना पूछे लड़ाई की थी, लेकिन उसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ा था। लेकिन उसके बाद से योगेश काफ़ी अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा था। और योगेश अर्नव के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहा था, उससे अर्नव को भी एक दोस्त के होने का एहसास हो रहा था। आज उसे दोस्त की कमी महसूस हो रही थी। जेल में जाने से पहले उसका बेस्ट फ्रेंड रोहित हुआ करता था, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उसका कोई भी दोस्त नहीं था। इसीलिए अर्नव योगेश की कंपनी में अच्छा महसूस कर रहा था। वही योगेश की बात सुनने के बाद टीचर अतुल धींगरा और अरविंद हुड्डा अर्नव को देखने लगते हैं। लेकिन अतुल धींगरा तुरंत अर्नव को एक कमरे में लेकर जाते हैं और एक मशीन के सामने खड़ा कर देते हैं। उनके पीछे पीछे अरविंद हुड्डा और योगेश भी आ गए थे। वह तीनों अब अर्नव के परफॉर्मेंस को देखना चाहते थे। आखिर अर्नव किस क्लास का फाइटर होगा? आखिर योगेश की अरविंद हुड्डा के साथ किस तरह की लड़ाई है? क्या मार्शल आर्ट क्लब में अर्नव को वासु नारा का बड़ा भाई पारस नारा मिलेगा? एपिसोड 50 क्राइटेरिया ऑफ फाइटर्स। अर्नव कहीं ना कहीं समझ गया था कि अरविंद का योगेश के साथ कुछ अलग ही मामला है। और योगेश के बोलने के तरीके से अर्नव को समझ आ रहा था कि योगेश बार बार अरविंद को टारगेट कर रहा है। और वैसे भी योगेश उसे जब से मिला है तब से उसने कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं की थी। हालांकि शुरू में उसने उसे बिना पूछे लड़ाई की थी, लेकिन उसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ा था। लेकिन उसके बाद से योगेश काफ़ी अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा था। और योगेश अर्नव के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहा था, उससे अर्नव को भी एक दोस्त के होने का एहसास हो रहा था। आज उसे दोस्त की कमी महसूस हो रही थी। जेल में जाने से पहले उसका बेस्ट फ्रेंड रोहित हुआ करता था, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उसका कोई भी दोस्त नहीं था। इसीलिए अर्नव योगेश की कंपनी में अच्छा महसूस कर रहा था। वही योगेश की बात सुनने के बाद टीचर अतुल धींगरा और अरविंद हुड्डा अर्नव को देखने लगते हैं। लेकिन अतुल धींगरा तुरंत अर्नव को एक कमरे में लेकर जाते हैं और एक मशीन के सामने खड़ा कर देते हैं। उनके पीछे पीछे अरविंद हुड्डा और योगेश भी आ गए थे। वह तीनों अब अर्नव के परफॉर्मेंस को देखना चाहते थे। अर्नव इस समय एक मशीन के सामने खड़ा था। टीचर अतुल धींगरा तुरंत मशीन के अंदर जाने के दरवाजे को खोल देते हैं और अर्नव को अंदर भेज देते हैं। अर्नव भी बिना किसी ना नूकर के मशीन के अंदर चला जाता है। यह मशीन क्विक गार्ड कंपनी की थी। क्विक गार्ड कंपनी की मशीनें फाइटर क्लास जचने के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती हैं। और यह क्विक गार्ड कंपनी का फ्यूजन M080 मॉडल था। यह मॉडल बिल्कुल लेटेस्ट था और यह अभी 2 हफ्ते पहले ही कॉलेज में लाया गया था। कंपनी ने इस मॉडल को 1 महीने पहले बनाया था, लेकिन 1 महीने के अंदर ही इस मॉडल की काफ़ी ज़्यादा मांग हो गई थी। कंपनी ने इस मॉडल के 10,000 पीस बनाए थे और 1 हफ्ते के अंदर यह सारे पीस बिक गए थे। अमीर लोगों ने तो खुद अपने लिए पर्सनल मशीन खरीद लिया थी। मशीन के अंदर जाने के बाद अर्नव के सामने 10 सेकंड का टाइमर आता है। 10 सेकंड के बाद पूरी 10 मिनट का टाइमर आता है और उसमें लिखा हुआ था 10 मिनट में जितना हो सके प्लेयर को उतने ज़्यादा पंचेस मारने हैं। और प्लेयर जैसे ही अपना पहला पंच मारता है तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। इस नोटिस को पढ़ने के बाद अर्नव एक गहरी सांस लेता है और अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देता है और फिर अपने हाथों को हल्का सा मूवमेंट करते हुए उनको पंच मारने की पोजीशन में ले आता है। और एक लंबी गहरी सांस लेने के बाद अर्नव पंच मारना शुरू कर देता है। अर्नव का पहला पांच जैसे ही मशीन के डिजिटल बॉक्सिंग बैग पर लगता है, वैसे ही टाइमर की 600 से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। 3 सेकंड के अंदर यह अर्नव अपने हाथों की मूवमेंट को इतना तेज कर देता है कि उसके हाथों की जगह धुंधलाहट दिखाई देने लग गई थी। अर्नव पूरे 1 मिनट तक पंच मारता रहता है, लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था जैसे अर्नव के हाथ अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे हैं। उस एक स्क्रीन पर ही ये दिखाया जाता है कि अर्नव 1 सेकंड में कितने पंच मार रहा है और उसके पंच की स्पीड कितनी तेज है और उसके पंच में कितनी ज़्यादा पावर है और उसका पंच कितना डैमेज करता है। 10 मिनट के बाद जब अर्नव रुकता है तो स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन 1 मिनट के बाद अर्नव का अगला टेस्ट शुरू हो जाता है, जो था मूवमेंट स्पीड टेस्ट करना। अर्नव के पैरों के नीचे ट्रेडमिल आ जाती है और उसे उस ट्रेडमिल पर अपनी पूरी स्पीड के साथ 10 मिनट तक भागना था। अर्नव उस टेस्ट के डिटेल पढ़ने के बाद उस ट्रेडमिल पर भागना शुरू कर देता है। अर्नव जैसे ही भगाने के लिए अपना पहला पैर उठाकर ट्रेडमिल पर रखता है तो टाइमर शुरू हो जाता है। इसके बाद अर्नव ने जो स्पीड दिखाई थी वह बहुत तेज थी, क्योंकि अर्नव के दौड़ने से मशीन ट्रेडमिल के अंदर से धुआं निकलने लग गया था। हालांकि ट्रेडमिल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसीलिए ट्रेडमिल को कुछ फर्क नहीं पड़ा था। ट्रेडमिल पर दौड़ने के 1 मिनट के बाद अर्नव का तीसरा और आखिरी टेस्ट शुरू हो जाता है। मशीन अर्नव के होलोग्राम को एक वर्चुअल गेम में टेलीपोर्ट कर देती है। वहां पर इंसेक्ट्स होते हैं जो अर्नव के ऊपर हमला करने वाले थे,
लेकिन अर्नव को अपने रिएक्शन स्पीड से उन सभी के हमलों को ब्लॉक करना था। ये रिएक्शन स्पीड का टेस्ट 1 मिनट का था। वर्चुअल गेम में 3 से लेकर उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और जैसे ही 0 होता है तो अर्नव की होलोग्राम स्क्रीन पर इंसेक्ट्स हमला कर देते हैं। अर्नव तुरंत अपनी रिएक्शन स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के हमलों को ब्लॉक करने लग जाता है। अर्नव की रिएक्शन स्पीड इतनी तेज हो गई थी कि उसके हाथों की मूवमेंट देखनी लगभग नामुमकिन हो गई थी। 1 सेकंड में अर्नव 10 से भी ज़्यादा बार रिएक्ट कर चुका था, या फिर शायद उससे भी ज़्यादा। 1 मिनट के बाद अर्नव का ये टेस्ट भी खत्म हो जाता है। लेकिन अर्नव को अभी 2 मिनट का इंतजार करना था। लेकिन तभी उसकी नज़र बगल की स्क्रीन पर जाती है जिस पर फाइटर क्लास का क्राइटेरिया लिखा हुआ था। अर्नव उसे पढ़ना शुरू करता है। अर्नव को पता चलता है कि एक डी क्लास का फाइटर 1 सेकंड में 25 पंच मार सकता है और उसकी पंच की स्पीड 40 मीटर पर सेकंड और पंच की पावर 500 किलो और पंच का डैमेज 1000 psi का होता है। मूवमेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड की होती है और रिएक्शन स्पीड 0.1000 मिलीसेकंड की होती है। इसी तरह सी क्लास फाइटर 40 पंच पर सेकंड 80 मीटर्स सेक 700 किलोग्राम्स 1500 psi 13 मीटर्स सेक 0.0800 मिलीसेकंड की होती है। बी क्लास फाइटर 90 पंच सेक 120 मीटर्स सेक 1000 किलोग्राम 2000 psi 15 मीटर्स सेक 0.0500 मिलीसेकंड। ए क्लास फाइटर 140 पंच सेक 160 मीटर्स सेक 1500 किलोग्राम 3000 psi 18 मीटर्स सेक 0.0200 मिलीसेकंड। एस क्लास फाइटर 200 पंच सेक 200 मीटर्स सेक 2000 किलोग्राम 5000 psi 20 मीटर्स सेक 0.0100 मिलीसेक। मार्शल आर्ट एक्सपर्ट 400 पंच सेक 400 मीटर्स सेक 4000 किलोग्राम्स 10,000 psi 25 मीटर्स सेक 0.0080 मिलीसेकंड। मार्शल आर्ट मास्टर 700 पंच सेक 700 मीटर्स सेक 10,000 किलोग्राम्स 15,000 psi 27 मीटर्स सेक 0.0050 मिलीसेकंड। मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर 1500 पंच सेक 1500 मीटर्स सेक 20,000 किलोग्राम्स 30,000 psi 30 मीटर्स सेक 0.0010 मिलीसेकंड। इन सभी आंकड़ों को देखने के बाद अब अर्नव अपने रिजल्ट को देखने के लिए बेकरार था। अगले ही पल एक बीप की साउंड के साथ स्क्रीन पर अर्नव का रिजल्ट आ जाता है। अर्नव का रिजल्ट अंदर ही नहीं बल्कि बाहर स्क्रीन पर भी आ जाता है, जो था पंचेस सेक 628, पंच स्पीड 598 मीटर्स सेक, पंच पावर 8778 किलोग्राम, पंच डैमेज 13,964 psi, मूवमेंट स्पीड 26.47 मीटर सेक, रिएक्शन स्पीड 0.0069 मिलीसेकंड। फाइट लेवल मार्शल आर्ट एक्सपर्ट। अर्नव अपने इस लेवल को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसके हिसाब से ये लेवल कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था। उसकी जगह अगर वह मार्शल आर्ट मास्टर होता तो थोड़ा हैरान हो सकता था। अपने इस रिजल्ट को देखने के बाद अर्नव को इतना पता था कि शायद 2-3 महीने के बाद वह मार्शल आर्ट मास्टर भी बन सकता है। भले ही अर्नव की फिजिकल स्ट्रेंथ एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट की थी, लेकिन उसकी ताकत मार्शल आर्ट मास्टर के मायने में कम नहीं थी। लेकिन अर्नव ने प्राचीन भारत की विद्याओं का अध्ययन किया था और उसके पास दिव्य शक्तियां भी थी, जो एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर के पास ही हो सकती हैं। लेकिन मार्शल आर्ट एक्सपर्ट होने के बावजूद भी अर्नव के पास वह शक्तियां थी। लेकिन अर्नव की दिव्य शक्तियों के बारे में उसके आचार्य इंद्र को कुछ नहीं पता था, क्योंकि अर्नव को उसकी दिव्य शक्तियां जेल से निकलने से एक दिन पहले रात को मिली थी। और शायद अर्नव को ये दिव्य शक्तियां इसलिए मिली क्योंकि उसके खून में इन दिव्य शक्तियों का वास था। अर्नव के दादाजी जय सिंह एक बहुत ही ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट होने के साथ साथ दिव्य शक्तियों के स्वामी भी थे। इसी कारण अर्नव के खून में भी दिव्य शक्तियों का वास था। इन दिव्य शक्तियों की मदद से अर्नव मार्शल आर्ट मास्टर तक को जान से मार सकता था। जहां अर्नव अपने रिजल्ट को देखकर इतना ज़्यादा हैरान नहीं था, उससे बिल्कुल उल्टा बाहर अर्नव के रिजल्ट को देखकर तीनों लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। थोड़ी देर बाद अपने ख्यालों से बाहर आते हुए टीचर अतुल धींगरा कहते हैं, ये लड़का तो एक मार्शल आर्ट मास्टर बनने के बहुत करीब है। योगेश, तुम इस लड़के को कहाँ से पकड़ कर लेकर आए हो? ये तो मुझे भी ज़्यादा ताकतवर है। इस समय योगेश के चेहरे पर भी हैरानी नजर आ रही थी और जब उसने टीचर अतुल धींगरा की बात सुनी तो वह और भी ज़्यादा हैरान हो गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह जिस लड़के से अभी थोड़ी देर पहले पिटा और फिर जिसको दोस्त बनाया, वह उनके मार्शल आर्ट क्लब के टीचर अतुल धींगरा से भी ज़्यादा ताकतवर होगा। इधर अरविंद हुड्डा के तो चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। अरविंद हुड्डा सिर्फ बी क्लास फाइटर था और वह जिस लड़के को प्रवोक करने की कोशिश कर रहा था, वह एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था।
वह लड़का तो उसे ऐसे पिटेगा जैसे धोबी कपड़ों को धोते हुए पिता है। अरविंद हुड्डा को आज सबक मिल गया था कि अगर किसी के बारे में पता नहीं हो तो उसे खामखा में छेड़ना नहीं चाहिए, वरना क्या पता सामने वाला कितनी धारदार तलवार हो। अगले ही पल अर्नव मशीन से बाहर आ जाता है। उसके हाथ में एक कागज़ था जिसमें उसका रिजल्ट लिखा हुआ था। इस कागज़ की वजह से ही अर्नव को उसका बैज प्रोवाइड होगा। अर्नव उसे कागज़ को लिए टीचर अतुल धींगरा के पास चला जाता है। इस समय अरविंद हुड्डा अर्नव को खौफ की नज़रों से देख रहा था। इस समय उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अर्नव की आंखों में आंखें डालकर देख ले। और कुछ ऐसी ही हालत योगेश की हो रखी थी। वह तो इस समय मन ही मन अपनी किस्मत से खुश था। अगर वह अर्नव पर एक बार हमला करने के बाद दोबारा भी हमला करता तो शायद अर्नव भी फिर उसके ऊपर हमला कर सकता था, और अगर अर्नव हमला कर देता तो शायद उसके एक ही हमले से योगेश मारा जा सकता था। अब उसे अपने ऊपर शर्म आ रही थी कि कहाँ उसने अर्नव के सामने पारस नारा को सबसे ताकतवर बताया। भले ही पारस नारा कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, लेकिन वह एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट से लड़ने की ताकत नहीं रखता था। और वैसे भी पारस नारा अभी सिर्फ एक क्लास का फाइटर था, और अगर वह इस क्लास का भी फाइटर बन जाता है तो भी वह इतना ताकतवर नहीं होगा कि वह अर्नव से भिड़ सके। अतुल धींगरा तुरंत अर्नव के हाथ से उसका रिजल्ट ले लेते हैं और अर्नव से कहते हैं, तुम जल्दी से मेरे पीछे चलो, हमें जल्द से जल्द तुम्हारे फाइटर बैच के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। इतना कहने के बाद अतुल धींगरा चलने लग जाते हैं। अर्नव भी तुरंत उनके पीछे पीछे चलने लग जाता है और उनके पास जाते हुए उनसे पूछता है, अतुल सर, अगर मेरे पास फाइटर बैच है तो मुझे उससे क्या फ़ायदा होगा, या फिर यह सिर्फ ऐसे ही नाम के लिए हैं? अर्नव की इस बात को सुनने के तुरंत बाद अतुल धींगरा अपनी जगह पर ही जम जाता है। अतुल धींगरा इस समय मन ही मन ये सोच रहा था, क्या ये लड़का पागल है जिसको फाइटर बैच के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन सामने वाला है तो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट, तो क्या उसे फाइटर बैच के बारे में सच में नहीं पता? अतुल धींगरा ये सोच रहा था, क्या सामने वाला सच में इतना बेवकूफ़ है या फिर वह उसे बेवकूफ़ समझ रहा है। लेकिन जब अतुल धींगरा अर्नव के चेहरे की हैरानी को देखता है तो वह समझ गया था कि अर्नव को सच में फाइटर बैच के बारे में कुछ नहीं पता। अगर उसे पता होता तो उसके चेहरे पर इस तरह के भाव नहीं होते। अतुल धींगरा एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अर्नव को बताते हुए कहता है, फाइटर बैच एक ऐसा पहचान पत्र है जिसके होने से यह प्रमाण होता है कि सामने वाला एक फाइटर है। हर बैच के अपने अलग अलग फ़ायदे होते हैं। डी क्लास और सी क्लास फाइटर के लिए ब्रोंज बैच होते हैं, इसी तरह बी क्लास और ए क्लास के लिए सिल्वर बैच होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति एस क्लास का फाइटर बन जाता है उसको गोल्ड बैच मिलता है। ब्रोंज बैच में तुम्हें किसी भी तरह का कोई भी फ़ायदा में नहीं मिलता। सिल्वर बैच से तुम्हें फ़ायदे मिलने स्टार्ट होते हैं। सिल्वर बैच के होने से तुम मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन से कुछ भी खरीदते हो तो तुम्हें 10% की छूट मिलेगी, और अगर तुम मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन को कुछ बेचते हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा 5% का कमीशन मिलेगा। उसके बाद आता है गोल्ड बैच, जिसमें तुम्हें 15% की छूट और 10% का कमीशन मिलता है। और इस बैच के होने से वर्ल्ड में मौजूद तुम किसी भी कंपनी से 5% की छूट ले सकते हो। और अगर तुम कहीं पर घूमने फिरने जाते हो तो तुम्हारे लिए सिक्योरिटी का इंतजाम भी मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन करेगी। और फिर इसी तरह आता है मार्शल आर्ट एक्सपर्ट का प्लेटिनम बैज। तुम्हारे पास जब ये बैज होगा तो तुम्हारे पास एक वीआईपी का दर्जा होगा। तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन से 25% की छूट और 20% का कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा। और गोल्ड बैच की तरह तुम्हें भी हर कंपनी से 5% की जगह 15% की छूट मिलेगी। और इसके अलावा तुम्हें और तुम्हारी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार रहेगी। और ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे लेवल को बढ़ाने के लिए तुम्हें रिसोर्सेज भी देगी। और अगर तुम चाहो तो ऑर्गेनाइजेशन से अपनी सेफ्टी के लिए 2-4x7 2S क्लास फाइटर भी रख सकते हो। वह दोनों फाइटर तुम्हारे हर ऑर्डर का पालन करेंगे। इसी तरह मार्शल आर्ट मास्टर और मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर के भी कुछ और फ़ायदे होते हैं, लेकिन उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले तुम्हारे फाइटर बैच के लिए अप्लाई करने चलते हैं। टीचर अतुल धींगरा की बात सुनने के बाद अर्नव काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अगर उसके पास मार्शल आर्ट एक्सपर्ट का बैच आ जाता है तो उसे अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। वह जैसे ही अतुल धींगरा के साथ चलने वाला होता है तो उस रूम में एक लड़का एंटर करता है और तुरंत अतुल धींगरा की तरफ देखते हुए कहता है, अतुल सर, मैं एस क्लास फाइटर का टेस्ट देने आया हूँ। क्या आप मेरे टेस्ट के लिए मशीन सेट कर देंगे? आखिर कौन है ये लड़का? ये लड़का एस क्लास फाइटर का टेस्ट देने आया है, कहीं यह पारस नारा तो नहीं? क्या अर्नव को मिल पाएगा उसके मार्शल आर्ट एक्सपर्ट का बैज? स्टोरी में आगे। स्टोरी नेम इज़ द राइज ऑफ सीक्रेट बिलियनेयर माफिया में जाने आगे क्या होगा। ऐसे ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आरके नॉवल पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।